नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सून पर। और आशा करता हूं कि संक्रमण के इस दौर पे आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और खासकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के और हाथों को अपने सैनिटाइज करने की आप आदत भूले नहीं होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है हमारे देश में, पर उसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि कुछ हद तक लापरवाही बरती जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो हमारा चैनल है सून, एक छोटी सी मुहिम है आप तक देश, दुनिया और जगत से उन लोगों को लाने की जिनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं, जिनकी कहानियों से हम बहुत कुछ सीख लेते हैं और आशा करते हैं कि आप भी उनकी जीवन गाथा सुन के प्रेरित होंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे। आज शो में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि लॉ स्कूल से मेरे सीनियर भी हैं और अपने आप में एक बहुत ही उच्च कोटि के वकील हैं। उन्होंने बहुत ही कम समय पे अपना वकालत का स्तंभ कायम किया है। उन्होंने लॉ स्कूल में मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत छात्रों को गाइडेंस दी है और आज भी बतौर वकील वो बहुत बच्चों को, बहुत यंग लॉयर्स को लगातार गाइडेंस दिए रहते हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। श्री आशीष मोहन जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। सी यू सून। थैंक यू। आशीष, सवाल जवाब की परंपरा शुरू करने से पहले हमारा एक बेसिक सवाल होता है अपने मेहमानों से कि बिफोर यू आर अ लॉयर, थोड़ा सा उस जर्नी को बताएं कि आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई और वो कौन सा पहलू और कौन से दौर रहे आपके जीवन में जहां आपने सोचा कि मुझे वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए और वकील बनना चाहिए। तो मैं सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से पढ़ा लिखा। एवरेज स्टूडेंट था मोस्टली। खेलकूद में ज्यादा विश्वास था। जी एक टाइम पे ये भी लगता था कि यार ये क्यों पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं हम पूरे फालतू। जी इसका क्या क्या फायदा। अल्टीमेटली जो हिस्ट्री ज्योग्राफी उस समय पढ़ी थी आज तक तो काम नहीं आई। बट आई एम श्योर फॉर जी सम पीपल इट वुड हैव बीन बेनिफिशियल। So I will not go on to question the educational system. I think the educational system of this country is excellent. जी In retrospect, I can say that. I couldn't say that then. पर मेरा उस समय बिल्कुल शुरू से, इनफैक्ट क्लास 4 से आई वाज मैं डिबेटिंग सोसाइटी का हेड हुआ करता था। तो जी बहस करना तो बिल्कुल शुरू से सीख लिया थे अपने पेरेंट्स से, फिर बहस करते थे अपने दोस्तों से, फिर शुरू कर दिया अपनी टीचर से जी और फिर अल्टीमेटली वकील बन गए किसी तरह। जी तो दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ माय जर्नी टू दिस जी प्रोफेशन। बट ऑल्सो आपको पता नहीं, ये पता होगा या नहीं, पर मेरे पेरेंट्स वकालत करते हैं। जी ऑल्दो मैंने आज तक उनके साथ कभी वकालत की नहीं, उनके ऑफिस में कभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की अपनी प्रैक्टिस। विल कम टू दिस ऑफ कोर्स। मैं किसी सीनियर एडवोकेट के साथ था। सीनियर एडवोकेट साहब के जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट आई क्रेडिट दैट मैन, मिस्टर द्विवेदी, फॉर टीचिंग मी एवरीथिंग। जी बट क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस प्रोफेशन में थे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अलग हुआ करता। जितनी आजकल सिक्योरिटी होती है उतनी नहीं थी। कोई भी अंदर जा सकता था, कोई भी बाहर आ सकता था, कोई कोई कुछ जी कुछ नहीं पूछता। तो मुझे याद है कि स्कूल खत्म होते ही कभी कभी मेरी मदर या मेरे फादर मेरे को पिकअप किया करते थे स्कूल से, पर घर जाने की जगह कोर्ट जाना पड़ता। जी तो क्लास 4 5 बहुत बार होता था, 2 बजे पिकअप करने तो आ गए, पर वापस किसी का केस कॉल आउट हो गया तो चलो बेटा चेंबर चलो, अब तो तुम घर नहीं जाओगे। अब चेंबर में कुछ कर तो सकते नहीं थे। जी 10 12 साल का बच्चा क्या करेगा चेंबर। हम्म, तो आई आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव डन दिस एक्चुअली, बट मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में क्रिकेट बहुत खेला। अरे वाह जी। क्योंकि बैट बॉल तो हुआ करता था चेंबर में, मेरा काम था नहीं। मेरे मुझे क्या काम है। जी तो क्रिकेट खेल लिया करते थे लॉन्स में, आज खेल के दिखाइए। So yeah, it's been an interesting. So basically, let me just put this way: कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कंफर्टेबल जगह मुझे आज तक कोई मिली नहीं। जी I have childhood memories attached to it, which have nothing to जी do with law, of course. जी But जी as a place, there is a lot of memory attached to that as a child. Yeah. ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो 80s की बात आप हमें बता रहे होंगे, 90s की बता रहे होंगे। और आपके पीछे मैं सुप्रीम कोर्ट की एक पेंटिंग भी देख पा रहा हूँ। क्या ये उसी याद को ताजा रखने के लिए है कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट क्या था और क्या बन गया? नहीं, ये उस याद को ताजा रखने के लिए नहीं है। दिस इज
आप जानते हो मेरी वाइफ, शी डील्स विद अ लॉट ऑफ lawyers are her जी clients, जी क्योंकि she makes accessories for lawyers, and जी well, she commissioned a painting of the Supreme Court by a lady who did a wonderful job, and one of those paintings is behind me today. वेरी वेरी So नाइस एंड वेरी yeah, वंडरफुली डन इनफैक्ट हम बता दें दर्शकों को कि सीरत रंधावा इज रनिंग अ वेरी फेमस ऑनलाइन फॉर लॉयर्स दिस ऑनलाइन फोरम कॉल्ड लॉ सूट्स एंड मोर तो उसका yes. इंस्टाग्राम में भी पेज है और जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं आप जरूर वहाँ देखें अलग अलग चीजों की वहाँ पे आपको कफलिंग्स पेंटिंग्स मग्स वकालत से जुड़े बहुत सारे आपको पैराफर्नेलिया मिलेंगे जो कि आप अपने दफ्तर में अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं हमने भी कुछ किए हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब भी उस पेज को जरूर लॉग इन करें बिकॉज वंडरफुल एंड वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इनफैक्ट एक मग है वहां पे मैं आपको आशीष बताऊंगा अभी 2 दिन पहले इनफैक्ट मैं सीरत से बात भी कर रहा था तो उन्होंने बोला कि मुझे आप अपना ऑफिस का पता दीजिए और मैं आपको सुई सुन का मग भेजना चाहती हूँ तो मैंने उनको धन्यवाद किया और मैंने बोला आप जरूर भेजिएगा और उसके बाद 2 दिन पहले मुझे किसी ने लिंक्डइन पे एक डीएम किया एक बच्चे ने कि सर लगता है आपके चैनल से लोग प्रभावित हो रहे हैं मैंने सुई सुन का मग देखा तो मैंने कहा नहीं देखिए ये जो सुई सुन टर्म है बड़ा जेनरिक टर्म है और जो महिला इसको चलाती हैं वो मेरी सीनियर है लॉ स्कूल से और वो 10 साल से भी ज्यादा से काम करी तो उनसे मैंने प्रेरणा ली और उन्होंने मुझसे प्रेरणा नहीं ली तो ही वाज क्वाइट अमेज्ड एट नोइंग दिस फैक्ट तो ये छोटा सा जो आज हमने ट्रिविया शेयर किया है पेंटिंग का और सीरत जी के जो उन्होंने जो अचीवमेंट्स पाए उसको लेकर हमने दर्शकों तक बात साझा की अब आइए आपके चलते हैं लॉ स्कूल की जर्नी पे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स वकालत में रहे और शुरू से आपको डिबेटिंग का भी शौक रहा और वो शौक कहीं ना कहीं आते सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से होते हुए क्रिकेट खेलते हुए आप पहुंच गए अब लॉ स्कूल तो वो लॉ स्कूल की जो आपकी यात्रा रही 5 सालों में क्योंकि लॉट ऑफ व्यूअर्स आर यंग लिसनर्स जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हैं लॉ स्टूडेंट्स भी हैं उनसे मुझे बार बार सवाल आता है और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि सवाल मैं अपने मेहमानों तक रखूं वो ये है कि लॉ स्कूल में जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं पढ़ाई के अलावा जिसको हम इंटर्नशिप भी शामिल है मूट कोर्ट्स पब्लिकेशंस और न जाने क्या क्या आजकल चीजें आ गई हैं MUNB को लोग कहते हैं डिबेटिंग भी करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं आपने क्या क्या चीजें लॉ स्कूल में अपने लिए की जिससे आपको मदद मिली टू बिकमिंग अ लॉयर क्या क्या फेसेट्स आपने देखे और आपका क्या राय है यंग व्यूअर्स के लिए कि उनको क्या क्या एक्टिविटीज लॉ स्कूल में लेनी चाहिए ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके So before I come to that, मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लास 11-12 हमारी हायर सेकेंडरी इसमें मैंने जी कॉमर्स सब्जेक्ट्स लिए and I had the pleasure of doing a number of debates even at 11th to 12th class and मुझे हमेशा ये लगा कि इस बातचीत करने में मेरा इंटरेस्ट फालतू की नहीं जी काम की पर क्लास 12 खत्म हुआ आई applied for interestingly I applied for BCom honors and जी economics honors and I applied for law एक आध जगह मतलब as I said स्टूडेंट तो मैं एवरेज ही था तो और दिल्ली में जितनी परसेंटेज चाहिए होती है तो बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स 3-4 जगह हुआ पर नॉट टू माय लाइकिंग वन कुड से जी एज आई सेड मैंने लॉ में भी अप्लाई किया था मैंने सिर्फ 2 ही जगह अप्लाई एंड एमिटी में हुआ एंड मैंने डिसाइड किया कि अब मेरा इंटरेस्ट भी है बोलने चालने में मैंने कहा चलिए लॉ ही कर तो one could say I sort of stumbled into law at that stage. It was not such an informed decision. जी आज मैं कह दूं कि जी मैं तो बहुत सोच समझ के सूझबूझ के लॉ में घुसा था सही नहीं होगा हो सकता है कि मैं बीकॉम ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करता तो उसके बाद भी हो सकता है लॉ करता या हो सकता है कुछ और मुझे नहीं पता जी पर as I said I stumbled into this profession into law school at least और हमारा छोटा सा लॉ स्कूल था उस समय जी हम सेकंड बैच के लोग हैं एक ही बैच था हमारे आगे और क्योंकि बैचेस छोटे थे सब एक दूसरे को जानते थे टीचर्स भी कम थे नेसेसरली क्योंकि जी सारे बैचेस फंक्शन कर रहे यू मे रिमेम्बर ऑफ कोर्स मिस्टर बालचंद्रन हमारे डायरेक्टर हुआ जी एब्सोल्युटली जी
he played an important role in development of a number of our colleagues in this. At least I can vouch for it that he played an important role in my development as a law student and then a lawyer. I think first 6 months मैं काफी खोया हुआ था लॉ स्कूल, क्योंकि +2 करने के बाद कुछ आइडिया था नहीं लॉ होता क्या है। तो गए और लॉ की पढ़ाई करने आए हैं, सीख रहे हैं, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। हम लॉ पढ़ रहे हैं कि ये तो बीए पास का कोर्स हो गया। तो एनीवे एंड इट वाज अर्ली डेज। उस समय इस कोर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी लोगों को। तो ऑफ कोर्स 15-20 साल हो गए, सब जानते हैं कि बीए एलएलबी ऑनर्स होता क्या है, बीकॉम एलएलबी तो आज तक हुआ नहीं। चलिए बीए एलएलबी ऑनर्स या बीए एलएलबी जो भी होता, उसका स्कोप क्या है अब आज की डेट में सब जानते, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स। उस समय इतना आइडिया नहीं था ना पेरेंट्स को ना हमें। तो पहले 6 महीने थोड़ा स्ट्रगल किया कि कभी इकोनॉमिक्स पढ़ ली, कभी हिस्ट्री पढ़ ली, कभी मेरे ख्याल से टॉट लॉ था और कॉन्ट्रैक्ट लॉ मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर में, आई एम नॉट मिस्टेकन। 20 साल हो गए, इतना याद। हाँ, 20 साल के बाद। पर आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप स्टार्ट। तो there was a lawyer of the reasonable, Mr. Ajay Jain, who used to have a flourishing practice and still does on the commercial litigation. तो वो मिले मुझे पेरेंट्स के साथ ही, चेम्बर में बैठा हुआ था किसी स्टेज पे। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी। तो ये 5 साल पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस करोगे तब तो बहुत पीछे छूट जाओ। अच्छा तो क्या किया जाए? तो शाम को आ जाया करो ऑफिस, 2-3 घंटे बैठो। कोई कंपल्शन नहीं है, जिस दिन आना चाहो आ जाओ, जिस दिन नहीं आना चाहो तुम्हारी मर्जी, पर जितना आओगे उतना सीख लो। पहुंच गए 4-5 बजे and initially I was handed over those fact books which we call law books now, and I was told कि बेटा कमर्शियल लॉ सीखने तो आ गए हो पर कुछ पढ़ोगे तभी तो सीखोगे। चलिए पढ़ लेंगे। आदत थी दुखियों की, सामने रख दी 2 वॉल्यूम की किताब जी। तो पढ़ ली, कुछ पढ़ ली, पूरा तो नहीं कहूंगा, पूरा तो मेरे ख्याल से आज तक कोई कमेंट्री नहीं पढ़ी होगी, पर कुछ पढ़ ली। लॉ स्कूल की एक करके सारी मेरे ख्याल से पोल आज खुल जाएंगी और जितनी इमेजेस के हमने किए वो एक करके ध्वस्त कर देंगे। अगर आपको कोई ये बोले कि मैं पूरी वो कमेंट्री कोई पढ़ चुका हूँ तो जरूर झूठ बोल रहा है, वकालत कर रहा है, फिर वो आपके साथ सच नहीं बोल रहा। तो but yes, I read quite a few of those books, and frankly telling you वहाँ मेरा इंटरेस्ट बना लो। उससे पहले इतना कोई खास, as I said, I was quite lost, but वहाँ जाके इंटरेस्ट बना कि अच्छा वकालत चीज क्या है। One, you would see clients coming into the office. Slowly one started reading briefs after reading a few books. At least अब फैक्ट्स पढ़ोगे तो कुछ समझ में तो आएगा कि बात क्या है। अदरवाइज मतलब स्ट्रेट एंड आजकल ये काफी देखने को मिलता है, लॉट ऑफ यंग पीपल से फ्रॉम डे 1 कि जी सबसे कॉम्प्लिकेटेड फाइल मुझे दे दो। दे तो दूंगा तो पढ़ोगे क्या, समझोगे क्या? मतलब आप फैक्ट्स को रिगर्जिटेट कर लोगे जी कि उसमें क्या लिखा है। बहुत तेज आदमी होगे तो फैक्ट्स मेमोराइज कर लोगे, बता दोगे कि जी ये facts, but how to apply those facts or how to apply the law to a certain set of facts, that is the key to becoming a lawyer. That will be the key when you're 30 years in the profession, that is the key when you enter the profession one day. So it's important that one first at least read the bare law, if nothing else, और उसके बाद आप फैक्ट्स पढ़िए, उसको अप्लाई करिए। आज भी ऐसे बहुत फील्ड्स होंगे जिसका लीगल पोजीशन मुझे बिल्कुल नहीं पता,
लॉ इतना वास्ट है, अगर आज कह दीजिए कि जी आप सेबी के लॉज की वर्णन करिए मेरे सामने, तो मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं किया एक केस, ना मैंने कोई किताब पढ़ी उसके बारे में, कैसे करूँ? तो एनीवे, वहां से really my journey started in this profession. And slowly I started going, जिस दिन छुट्टी हुई, जिस दिन पॉसिबल हुआ परमिशन लेके, कभी कोर्ट चले गए। तीसरे सेमेस्टर में, या मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में मूव कोर्ट स्टार्ट हुआ। My first was a nightmare, frankly. It was an Anand and Anand moot court, and I think I was in the first year, and a colleague of mine, a senior colleague, Himanshu Udeja, was in second year, and third, fourth year थे ही नहीं हमारे पास, तो हम फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स पहुंच गए कि जी आईपीआर का मूट कोर्ट करेंगे। बाकी सारे लॉ स्कूल से आते हैं, फिफ्थ फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स मैक्सिमम से नीचे, हार्डली कोई रिसर्चर आ गया तो इट्स अनलाइकली कि स्पीकर है। It was a nightmare, honestly, because we were not, well, we were out of our depth. Let me just put it that. हमने पढ़ा लिखा था सिर्फ हिस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और मे बी अ कपल ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, और जा रहे थे आईपीआर का वोट करने। जी, आईपीआर तो कुछ पता ही नहीं था, वो पैटेंट लॉ का मूट कोर्ट था। वो तो आज नहीं कर पाऊंगा। बट it was a learning experience. I think I did a few moot courts after that, but that first moot court really gave us the confidence to proceed further with a number of international moot courts subsequently. I remember, उससे याद आया एक्चुअली मूट कोर्ट की वजह से मैंने ट्रैवल बहुत किया, नेशनल भी और इंटरनेशनल जी। Over a period of 5 years, I think I participated in about 8 or 10. So every semester I was doing one draft. I remember very often traveling to Chennai. Most of these international moots were domestically sponsored by a firm called Surana and Surana. जी, और वहीं पे वो राउंड्स हुआ करते थे उस टाइम, इंडिया राउंड्स होते थे जी। अरे साउथ मोस्टली चेन्नई में हुआ करते थे जी। My first, what I might call a breakthrough in my not in my profession but as a student of law was when we well we were in the top 2 or 3 teams in the Stetson International Moot Court competition जी। और वहां से हम लोग फिर फ्लोरिडा गए एनवायरमेंटल लॉ के मूट कोर्ट। उस स्टेज पर मैंने ये भी देखा कि बाहर का सिस्टम कैसे है, बाहर कैसे पढ़ाई की जाती है और बाहर के लोग कैसे आर्ग्यू करते हैं अपना जी। मैंने शुरू से एटलीस्ट उस समय से ये सोचा कि होराइजन्स को एक्सपैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट। See, you can always look to be a big fish in a small pond, but you will be nothing more than a small fish in the sea. So expand your horizons, move towards the big sea. You can always come back, nobody is stopping, but experience होना जरूरी। उसके बाद मैंने जैसप किया, I think 2 times or 3 times, I think twice. We did the international rounds. Again, a great learning experience for all of us who ever participated. I'm sure you've been for a few as well. वहां से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ लिटिगेटर बन सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। Because let's face it, half of what we do in court is confidence based. किताब पढ़ के, फाइल पढ़ के तो कोई भी कोर्ट पहुंच सकता है, और उस समय ऑन योर लेग्स डिलीवर करना इज अ डिफरेंट गेम ऑलटुगेदर जी। आप जितनी मर्जी फाइल पढ़ लीजिए, जितनी मर्जी किताब पढ़ लीजिए, सारी जजमेंट्स के सेट ले जाइए, और कोर्ट में जब गूगली आती है तो क्लीन बोल्ड ही होती है जी। क्या का क्या पूछ लिया जाएगा, कुछ नहीं पता होता उस वक्त। Exactly. So yes, I think one major thing that helped me in law school was my moot courts. To answer your question, I seem to go on my own trip
and leave you hanging. I'm sorry, but yes, मुझे लगता है मूड कोर्ट से काफी फायदा हुआ. If जी. nothing else, confidence based रिसर्च करना बहुत सीखा. वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पर 4 महीने मिलते हैं एक केस को रिसर्च करने के लिए, अब 4 घंटे मिलते हैं, वो जी. भी अगर लकी हो तो. पर शुरुआत वहीं से हुई. हमारे प्रोफेसर्स ने बहुत एनकरेज किया, स्पेशली मिस प्रोफेसर बालाचंद्र, इज वेरी वेरी एंड yes, my colleagues were equally helpful, either whether they were with me on the team or otherwise. जी. So I'm thankful to all my colleagues as well as all my professors for getting me through that phase and getting me to where I am today, wherever I am. Hope to go a long way in future, but wherever I am today, it is because of a collective effort. Don't think one person does it. एब्सोल्युटली आपने इतनी बढ़िया बात रखी है और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो भी बच्चे आज के दौर में किसी भी नए स्कूल से जुड़े हुए हैं, जैसे आशीष ने बताया कि हमारे सीनियर रह चुके हैं, आप सेकंड बैच थे, मैं फोर्थ बैच था, और उस वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा कठिन था क्योंकि आप लोग हमारे लिए रास्ता बना रहे थे, क्योंकि जितने जैसे आपने बताया बन्ना मलाई गए, आपने मूड कोर्ट किया, आप स्टेटसन गए, जैसे किए, तो जैसे जैसे आप लोग करते रहे, मुझे याद है एक दफा मैं आपके शायद घर भी आया था किसी इंटरनेशनल मूव की तैयारी करने के लिए, एंड वेरी ग्रेशियसली हेल्प मी आउट की ऐसे रिसर्च की जैसे रिसर्च की, उस वक्त मैंने कोई इंटरनेशनल मूव नहीं किया था. और वही होता है कि जब कोई सीनियर बैचेस आपके लिए रास्ता बनाते रहते हैं तो जूनियर बैचेस के लिए आसानी हो जाती है. तो मैं सभी अपने जो दर्शक हैं, जो नए बच्चे हैं, जो जिनको ऐसा डर लगता है या एंजाइटी होती है कि अभी हम एक नए लॉ स्कूल में हैं या एक ऐसे लॉ स्कूल में है जो शायद अभी विकसित हो रहा है, एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो घबराइए मत. जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, आपकी फैकल्टी है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, हर एक का सपोर्ट कोई ना कोई तरीके से आपको रहता है. और अपना रास्ता ढूंढना आज की मैं तारीख में समझता हूँ उतना कठिन नहीं जितना आज से मेरे ख्याल से 20 साल पहले होता था, जब हमारे देश में ये 5 साल के प्रोग्राम लॉन्च हो रहे थे. लोगों को इसके बारे में नहीं पता था क्योंकि लोगों के दिमाग में भी वही था कि 3 साल का लॉ कॉलेज होता है, ग्रेजुएशन के बाद. तो कई बार हम लोग को बताना पड़ता था कि नहीं, हम 5 ईयर लॉ स्कूल में पढ़ते, तो लोगों को सुन के बड़ा अचंभा होता था इस बात का. तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की किस और एक और अच्छी बात आपने बताई आशीष, जो मैं दर्शकों तक वापस से कहना चाहूंगा कि अगर आप डे स्कॉलर हैं और अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं जहाँ पे आप पे बंदिशें नहीं हैं, तो जैसा कि आपने किया कि जब भी आपको वक्त मिला तो किसी आप वकील साहब के साथ जुड़ गए, उनके चेंबर के साथ जुड़ गए, तो उसके फायदे ये होते हैं कि आपको इंडस्ट्री के जो परख होती है वो समझ आती है, आपको कोर्ट कचहरी की थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाती है. और आजकल तो इतने सारे ऑप्शन हैं, अगर आप इन हाउस करना चाहें या बाकी चीजें करना चाहें तो आप कर सकते हैं. तो ये 2-3 चीजें मुझे लगता है हाईलाइट रही आशीष साहब के करियर की, क्योंकि उन्होंने बताया कि वकील साहब के साथ, जैन साहब के साथ वो जुड़े रहे, जब जब उनको मौका मिला. इंटर्नशिप में उन्होंने इतनी मेहनत की, पुरजोर तरीके से किया, हम लोगों को बतौर जूनियर बैचेस गाइड करते रहे. तो ये चीजें जो भी लॉ स्कूल में बच्चे हैं एक दूसरे के लिए करें, मदद करें, क्योंकि एक दूसरे की मदद करके ही आप एक दूसरे के लिए पुल बन सकते हैं. उसको कहते हैं ना, डोंट बर्न योर ब्रिजेस, आई ऑलवेज टेल पीपल, मेक देम, एंड दैट कैन ओनली बी डन विद कंसर्टेड एफर्ट्स. जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, आप एक इनविजिबल जो ह्यूमन चेन जिसको हम कहते हैं वो नहीं बनाएंगे, तो आप ना आप खुद की मदद कर पाएंगे और ना दूसरे तक आप कोई अपनी मदद पहुंचा पाएंगे. आशीष, 2-3 सवाल मेरे आपसे और बनते हैं. इसमें आपने ये तो बताया कि उसके अलावा कोई आपकी जो हमारे जो समर हॉलीडेज उस वक्त होते थे, महीने 2 महीने के, उस वक्त कोई और अगर आपने इंटर्नशिप की हो जो कोई कॉर्पोरेट में रही हो या किसी एनजीओ के साथ रही हो, एंड इफ दैट हैज हेल्प्ड यू इन फाइनलाइज कि अब तो मुझे लिटिगेशन ही करनी है, ये तो एकदम नहीं करना, ऐसा भी कोई दौर रहा? फ्रैंकली मैंने थ्रू आउट अपने 5 इयर्स के कोर्स में कॉर्पोरेट इंटर्नशिप सिर्फ एक बार, थ्रू आउट अदरवाइज मैं किसी ना किसी लॉयर के साथ अटैच, मिस्टर जैन के साथ अटैच रहा इनिशियल 1 or 2 years because he was flexible कि जब आना है आ जाओ, नहीं पॉसिबल कोई बात. Then I was associated with Mr. Raju Ramachandran for about 2 to 3 month internship. उस समय इंडिया के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहा जी. तो that was a interesting experience for me, क्योंकि उनके ब्रीफ्स पढ़ के जो सीखा जाता था वो तो एक बात, बिकॉज ऑफ कोर्स एएसजी जो है उनके पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि आपको बैठ के समझा सके, तो पॉसिबल नहीं. बट उनके ब्रीफ्स पढ़ के, उनके नोट्स पढ़ के, उनकी जजमेंट्स की कंपाइलेशंस देख के समझ में आता था कि कैसे केस किए जाते. बट आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंटर्नशिप, लिटिगेटर
is not so much reading the brief, reading the judgments, etc. वो सब तो आप बाद में करेंगे क्योंकि आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कॉलेज में आपको कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रोपोजिशन समझ भी नहीं, जी मुझे तो नहीं, फ्रेंकली. ऑफ कोर्स किड्स आर ब्राइटर नाउडेज, तो हो सकता है उन्हें समझ में आता, मुझे तो नहीं. पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इंटर्नशिप की, वो हुआ करता था कोर्ट में बैठना, सिर्फ जी चुपचाप पीछे बैठ के अच्छे वकीलों को देखो कि वो बहस कैसे, क्योंकि आप मूड कोर्ट में जितनी मर्जी बहस कर लीजिए, कोर्ट में जो बहस होती है वो अलग, बाय द एंड ऑफ द डे. जी वो आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, वो आपको रिसर्च करना सिखा देगा, मेमोरियल बनाना सिखा देगा, पर एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट में कैसे बहस होएगी वो कोर्ट में बैठ के ही समझ. और हार्डली कोई ऐसा होगा जो प्रोफेशन ज्वाइन करते ही पहले दिन जाके केस बहस कर दिया. Interestingly, I had that experience 3 days into my practice. We'll come to that later. जी But yes, most of my internships were with lawyers, and even when I was not intern, तब मैं internship नहीं भी कर रहा था क्योंकि हमारा day boarding था, as you said. जी Very often I, जब time मिलता था, I simply used to go to Supreme Court or the High Court and quietly sit at the back of the court और देखो कि केस कैसे चल. कभी मंडे फ्राइडे को जिमनी ऑर्डर्स जिसको कहते हैं, जी शॉर्ट ऑर्डर्स कैसे जजेस पास करते थे 30 सेकंड्स 1 मिनट की हियरिंग के बाद, वो देख उस समय ज्यादा समझ में नहीं आता था कि यार ये आधे मिनट में इन्होंने बोला क्या और उन्होंने समझा क्या. जी बट नाउ वी नो अदरवाइज. But yes, I think the real learning experience was sitting in long matters. उस समय Tuesday, Wednesday, Thursday used to be dedicated to फाइनल हियरिंग. अब तो फिर भी टेक अप हो जाते हैं मिसलेनियस मैटर, उस समय कभी जी मिसलेनियस मैटर्स नहीं किया. तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चले जाइए, सुबह से शाम बैठे रहिए, अब वो बोरिंग बहुत होता है क्योंकि आपको केस के बारे में पता नहीं, तो आप सुबह से शाम तक बैठ भी नहीं सकते. आप 2 घंटा बैठ जाए, 2 घंटा बैठने में आपको आइडिया लगेगा कि हियरिंग कैसे की जाए. बिलीव दैट इज समथिंग जिसने ओवर टाइम मुझे प्रिपेयर किया टू बिकम. आई फील कि अगर मैंने ये काम प्रोफेशन ज्वाइन करने के बाद किया हो तो मेरे पहले 2-3 साल प्रोफेशन के सिर्फ इसी चीज में निकल. सो इट हेल्प्ड अ लॉट टू just quietly sit in court. And I know very, very senior lawyers who asked me to do this. And I'm जी thankful for them for asking me. I won't name all of them. And they told me कि जब उन्होंने भी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी उन्होंने ऐसे ही किया. उस समय तो इनफैक्ट लॉ स्कूल का कॉन्सेप्ट ही फर्क होता था, ना अटेंडेंस की जी प्रॉब्लम, ना बुक ना कुछ. तो दी ओनली वे टू लर्न वाज कि किसी के चेंबर में जाके बैठ जाओ, चेंबर के बाद कोर्ट में जाके बैठ जाओ और देखा देखी सीख लो जो सीख सकते हो. We over time, of course, things have improved. They improved at our level. They've possibly improved even more now. I don't know. Of course, जी some very bright kids come out of law schools. So that was one aspect. The only जो मैंने सिर्फ एक commercial या law firm के साथ internship की, that was a जी firm called Fox Bundle. जी It was based out of Noida, and that was I think roughly about a 1.5 to 2 month internship, which I did ultimately जो मैंने 4th year के end में की मेरे ख्याल से. That was only क्योंकि उस समय तक समझने की कोशिश कर रहा था कि अब तो लॉ स्कूल खत्म हो रहा है, तो अब आगे करना क्या है. जी लॉयर्स के साथ तो बहुत इंटर्नशिप कर ली, पर एक बार फर्म में इंटर्नशिप करके देख लेते हैं. अल्टीमेटली यू नो money was always better in firms even then. जी So, and that's always a draw for a young student coming out of law, 5 years of law school, 5 साल बहुत time. Litigation section में ही I worked. We prepared opinions, this, that, etc. But although I enjoyed the work because the work was similar, one had to read the briefs, one had to make the notes, one had to do the research, make an opinion, this, that, etc.
पर जो प्रोफेशन का जो चार्म है, जो मेरे लिए जो चार्म, जी वो नहीं था। मैं रोज 20 किलोमीटर चला के गाड़ी वहां पहुंच के खड़े 10:30 बजे लॉग इन, 10:30 नहीं, सॉरी, व्हाट एम आई सेइंग, 9 बजे लॉग इन to the जी firm and then keep sitting there, all day. I realized that a desk job is not for me. It was never for me. Even in law school, I found it very hard to sit through classes. In fact, that was one of my motivations for doing a moot court कि या क्लास से छुटकारा मिलेगा और कुछ नहीं तो I see, uh, honestly telling you, मैं शुरू से I like to work independently, जी and this is not something which is recent. मैं शुरू से even law school time, I like to work in my own way, on my own time, and uh, sometimes, and this is not a good thing of course, but sometimes I do get some fixed notions about certain things, which is जिसकी वजह से मुझे काफी often लगा कि working in a organized structure as a firm मेरे लिए बहुत मुश्किल हो, especially at a younger stage, because my जो मेरी सोच है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट शुरू से। तो if somebody told me कि नहीं आप गलत हो, तो I would work doubly hard to prove them wrong. That might work जब मैं अपना काम करूं या लूजली किसी और के साथ काम जी करूं। एंड मैंने इस प्रोफेशन में देखा है with a lot of seniors, they are very understanding, and I think it's very important to be that, because over time as I've grown to have my own junior colleagues, interns, see, बहुत often होता है that somebody, there is no young and old, there is no experience inexperience। बहुत बार होता है कि somebody who has less experience than you, he will come out with a brilliant point। एब्सोल्युटली Now you have two options. One is out of your ego, you simply put that person down and say, no, I know better। यार मैं 20 साल की प्रैक्टिस के बाद मुझे पता होगा कि तुम्हें पता हो। जवाब ये दे सकते हैं, या आप दे सकते हैं कि you have a point and I'm wrong। At least I felt, I might be wrong, I'm sorry if I am, I always felt that in a very organized structure like a firm, it becomes difficult to voice your opinion to that extent। Yes, you can, you may be very lucky to have a senior of that nature even in a firm। जी there are several, बहुत लोग हैं। मेरे colleagues आज की डेट में जो law firms में partners हैं, they are accommodating, पर सब लोग नहीं हुआ। एंड एज इट इज, मैंने शुरू से ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था, मूड कोर्ट्स किए थे ये सोच के कि वकालत का मतलब होता है कोर्ट में जाके बहस। मेरे लिए वो चाहे क्लाइंट छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सेकेंडरी बात है, वो टाइम की बात। पर अगर आप कोर्ट ही नहीं जा रहे, तो एटलीस्ट मुझे लगता था कि यार मैं वकालत नहीं कर रहा, इससे तो फिर मैं बीकॉम ऑनर्स करके जैसे मैं करने की सोच रहा था, कहीं मैनेजरियल जॉब कर लेता, तो वही डेस्क जॉब कर। आई एम नॉट सेइंग कि ये सबके लिए सही, आई एम सेइंग कि मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं ये करना चाहता हूँ। जी तो इसलिए मुझे लगा कि लॉ फर्म इज नॉट फॉर मी। After, interestingly, immediately after that internship, I once again I joined Mr. Divedi, my 5th year of college। Like 2 साल जी मैंने उनके साथ बाद में practice भी की, but my entire 5th year of college was spent in Mr. Divedi's office। And I will share an anecdote with you। He asked me at a social gathering कि अब तुम फर्म में काम कर लिए, क्या सोचा है, आगे क्या करना चाहते, प्रैक्टिस करनी है कि फर्म में ज्वाइन करना है, डेस्क जॉब। नहीं सर, प्रैक्टिस करनी है, मैं आई कांट डू अ डेस्क।
and he told me, if I remember correctly, again 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं 19-20 का फर्क हो जाए, although my memory is not that bad, but still he told me कि प्रैक्टिस करने का सोच तो लिया है, पर प्रैक्टिस में पैसा नहीं होता शुरू में, जो लॉ फर्म में जो तुम सोच रहे हो, और उस समय आई थिंक द गोइंग रेट्स वर सम 35-40,000 50,000 रुपीस इफ यू जॉइन द फर्म। अब तो बहुत ज्यादा हो गया, उस समय दिस वाज गुड मनी। ही टोल्ड मी कि तुम्हें उसका फ्रैक्शन भी नहीं मिल पाया, प्रैक्टिस करना चाहोगे? मैं कहा सर कोशिश तो जरूर करना चाहूंगा, अब आगे वी विल सी। तो ही सेड अच्छा ठीक है, ही वर्चुअली टोल्ड मी कल से आ जा। तो and this was in college, I hadn't graduated by that जी so I said ठीक है सर, obviously मतलब I did not expect to land up there the next day, but I did, and this is where things got interesting because when जब मैं पहुंचा उनके ऑफिस तो मुझे लगा यार अब तो 4 साल इंटर्नशिप्स भी कर ली, लॉ भी पढ़ लिया, सीख भी लिया, मूड कोर्ट्स भी कर लिए, दुनिया भर की काम कर लिए, अब तो हम टैक्स विस्कर्स हैं, तो सीधा ब्रीफ मिलेगा, मतलब केस तैयार करने को मिलेगा एज ए जूनियर। तो लैंडेड अप विद अ बिट ऑफ अ शॉक, क्योंकि मुझे बोला गया कि देखो, ऑफ कोर्स द्विवेदी जी प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो इसे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जरूर आना चाहिए, बाकी सब यू विल लर्न, बट यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ जो भारत का संविधान है, वो तो सीखोगे पहले। आप उल्टा क्यों सीखते हो? पहले आप टॉर्ट लॉ सीखते हो, उसके बाद आप आगे संविधान सीखते जी। संविधान तो इनफैक्ट हर सिटीजन को पता होना चाहिए, आपकी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, यही नहीं पता तो आप कहाँ के वकील? जी तो मुझे बोला गया कि एक काम करिए, 4 सेमिनल जजमेंट्स हैं, उनसे स्टार्ट कर, कौन सी से? बोला गया आप सज्जन कुमार पढ़िए, ढोलकनाथ पढ़िए, केशवानंद भारती पढ़िए, उसके बाद फिर मिनर्वा मिल्स पढ़िए। जी I remember all 4 because I went through each word of them without understanding a word of them initially. So yes, so the first 6 months in his office, because 5th year, of course, last 6 months तो आपके उस समय भी internship ही हुआ करती, जी thesis and डिसर्टेशन जी जी but first 6 months was with college, तो post lunch session में जाया करता था, because वो भी कोर्ट में हुआ करते थे उससे पहले, वो कौन सा ऑफिस में बैठे, तो शाम को पहुंच जाते थे कॉलेज के बाद डायरेक्टली, और वो 4 किताबें सामने पड़ी हुई थी, 6 महीने लगे थे पूरी किताबें, और 6 महीने के बाद पूछा गया समझ में क्या है? जी तो जो थोड़ा बहुत समझ में आया, बात की, he devoted a lot of time, I have to say this, credit to the man, with all his work, with all his being a senior advocate, despite that मैं तो स्टूडेंट था, नॉर्मली स्टूडेंट्स और जूनियर्स को तो दूसरे रूम में बैठ के काम करते रहो। he treated me very different, very well. I occupied the seat, so where I'm sitting, he used to sit. Right across him on the corner chair was my chair. So I would sit through all the conferences, and he would discuss the matters with me. चाहे जितना मर्जी समझ में, थोड़ा है ज्यादा है, नहीं समझ में आता था समझाते भी, इम्पोर्टेंट। इट वाजंट कि जो समझ में आया बता दो, नहीं समझ में आया जाओ दबाओ, किया जा सकता, one can't say anything, but he would explain, आपने ये पढ़ा है जजमेंट में, इसका मतलब ये, इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, प्रोविजन पढ़िए,
that is where I learned a lot on how to go about a real brief, not a moot court. जी. I think I continued with him after graduating. Incidentally, जी. I did a number of matters with Mr. Rakesh Dwivedi also. Although I was never really associated with his office directly, I was always with Dinesh. But some matters Rakesh also took me on. So both brothers taught me a lot. जी. Dinesh ji, of course, was phenomenal in his teaching and played a massive role in me becoming a lawyer in the first place. So then we started reading the briefs over time and entered the profession, so to speak. So that is how my intern. ये आपने बहुत अच्छे बातें बताई जो आपने डिस्टिंक्शन दिया कि आपने कॉर्पोरेट फर्म में भी काम किया, द्विवेदी साहब के साथ आप जुड़े एंड इवेंचुअली आपने उनका चेंबर ज्वाइन किया और देश में जो हम नामी गिरामी वकीलों की बात करते हैं तो उनका नाम हमेशा टॉप नंबर पे ही आता है और ऐसे चेंबर से जुड़ना सौभाग्य की बात है और बाकी तो आपकी अपनी मेहनत है, अपना जौहर है कि आप कितना उससे सीख पाते हैं। उस जर्नी पे मैं अब आपके आता हूँ, आपने बताया कि आपने 2 से 3 साल और काम किया before you decided to pursue masters in Columbia University, which is Ivy League University in America, बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, उस दौर पे हम आएंगे। लेकिन जो 2-3 साल रहे आपके फॉर्मेटिव, जब आपने बताया कि जो 4 बड़े जजमेंट्स आपको पढ़ने को दिए गए, आपने उसमें वक्त लगाया, पढ़ाई की, द्विवेदी साहब ने आपको समझाया और एक बकायदा कुर्सी आपको उनकी चेंबर में अलॉट हुई जहाँ पे आप क्लाइंट इंटरेक्शन समझ पा रहे थे, चीजों को देख पा रहे थे। तो मेरे 2-3 सवाल आपसे निकल के आते हैं। एक तो आपने मेंटरशिप की बहुत अच्छी बात की कि किस तरीके से द्विवेदी साहब ने आपको मेंटर किया, क्योंकि आज के दौर में ऐसा कम देखने को मिलता है। कई बच्चे शिकायत भी करते हैं कि हमें मेंटरशिप नहीं मिल पा रही है, गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। वो जो 2 साल रहे आपके सुप्रीम कोर्ट में और मैं समझता हूँ कुछ वक़्त आपको हाई कोर्ट भी आना पड़ा होगा कि दिल्ली के वकीलों का थोड़ा-सा ये रहता है कि हम सब एक गोल चक्कर में घूमते रहते हैं। तो अगर इंडिया गेट है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए एक जगह है, हाई कोर्ट एक जगह है, पटियाला हाउस एक जगह है। एज़ कंपेयर टू लॉयर्स हू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री जिनको जो वो सुप्रीम कोर्ट सोचते हैं, ठीक है देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, लेकिन उनके सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। फॉर अस वी हैव टू थिंक कि यार अगर हाई कोर्ट में मैटर है, पटियाला हाउस में या आपका एनजीटी में है, तो किस गोल चक्कर को हमें कैसे लेना है। कई बार ऐसा होता है कि पार्किंग में परेशानी होती है तो ऑटो लेके भी हम बैठ के निकल जाते हैं अपना, तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। तो उस मेमोरी को मैं आपकी थोड़ा सा उजागर करना चाहूंगा। योर यंगर डेज, योर स्टार्टिंग टाइम कितना स्ट्रेसफुल होता था एज अ यंग लॉयर? वो ज्यादा स्ट्रेसफुल दौर है आपका या अभी जब आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि स्ट्रेस तो हमेशा रहता है, ये चीज ये भी होती है। तो एज अ जूनियर लॉयर कितना स्ट्रेस है? मेंटरशिप का क्या रोल रहा? क्या क्या चीजें आपको अलग अलग कोर्ट्स और फोरम्स में उस वक्त सीखने को मिली और कब आपने डिसाइड किया कि अब 3 साल के बाद अब मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए? So, to answer your question, or to start with your question, I will quote a very senior lawyer, later become a Supreme Court judge. He said, एक lawyer की life में 3 phase होता है. The young phase, when you have a lot of work and very little money. Then comes phase 2, when you start your independent practice. You have some work and you have some money. And then there's phase 3, when you कहते हैं ना, जब आप वरिष्ठ वकील बन जाए, so then you have some or a lot of work, but you have a lot of money. So phase 1 was exactly that, a lot of work and some money. और उसका रीजन सिंपल है, अगर आप लिटिगेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वकालत सीख तो सकते हैं सीनियर से, वो ठीक है, पर अल्टीमेटली वकालत आपको अपनी बनानी है। सीनियर के साथ आप सीख के किसी दिन अपनी प्रैक्टिस ही स्टार्ट करें, नहीं तो क्या करें, सीनियर के साथ जिंदगी भर तो रह नहीं सकते। तो एंड आई टेल यू, जस्ट टू कंप्लीट, एक चीज याद आई जी, मिस्टर द्विवेदी के यहाँ जब मैं गया था, इतना हार्डवर्क नहीं था कि मैंने 4 जजमेंट ऐसे पढ़ ली। मुझे बोला गया था कि जी अगर आपको इस ऑफिस का पहला ब्रीफ भी पढ़ना है तो वो ब्रीफ आपको तब मिलेगा जब आप ये 4 जजमेंट पढ़ लें। अच्छा, तो जी, there wasn't much of a choice frankly. So मैं कह दूं कि जी मैंने बड़ी मेहनत से वो 4 जजमेंट पढ़ी। हाँ, मेहनत लगी पर ऑप्शन नहीं था जी। तो but yes, thereafter we started getting briefs. अब सिस्टम ये हुआ करता था कि
उनके ऑफिस, he used to sit in his office from roughly about 5:30 till whatever time, 10:30, जब तक ब्रीफ खत्म जी तो उस समय अपने उनके ब्रीफ पढ़ने पड़ते, because in fact कोर्ट से पहुंच के while he would take a break, the briefs would come in and the juniors would have to read those briefs so that he could be briefed accordingly. सबसे तो पहले वो ब्रीफ पढ़े जाते थे, फिर सीनियर के साथ उस ब्रीफ पे बातचीत की जाती थी, नोट्स बनते थे उनके लिए, वो अपने नोट्स बनाते थे, हम अपने नोट्स बनाते थे, जजमेंट्स निकाली जाती थी केसेस के, और जब वो सब काम खत्म हो जाता था, देन इफ अगर हमारे पास अपना ब्रीफ हुआ करता, सपोजिंग बहुत ज्यादा तो नहीं थे, हफ्ते के 2-3 भी होते थे तो बहुत बड़ी बात थी जी पर वो ब्रीफ तैयार करना फिर उस समय स्टार्ट हुआ, एंड नॉट नेसेसरली ऑफ कोर्स उनके ऑफिस में नहीं, तो उनका ऑफिस ही वुड रिटायर फॉर द इवनिंग, तो अपने घर आके फिर वो केस तैयार करो, रात में जब तक बैठना पड़े बैठो, और सुबह पहले उनके साथ केसेस करो, और फिर अगर अपना कुछ है तो वो जाके करो. I was very lucky in one sense, and I will say this. I didn't, मैंने अपने पेरेंट्स के ऑफिस से कोई खास केस नहीं किया, जी कुछ किए बिल्कुल, स्पेशली मेरी मदर के यहाँ से मैंने कुछ केसेस किए डेफिनेटली, बट आई वाज लकी कि जिस लेन में हमारा चेंबर है, उनका चेंबर, वहाँ काफी लॉयर्स तो हैं बाकी चेंबर्स में, जी कुछ सीनियर, कुछ कॉलीग्स, कुछ थोड़े सीनियर, कुछ ज्यादा सीनियर, तो उन्होंने मुझे केस देने शुरू, छोटे छोटे कि initially it was restricted to short appearances, मतलब maybe a representation of legal heirs or some small applications, substitution, deletion, this, that, etc. And over time, after 1 year of practice, one started getting proper matters to argue, not necessarily great matters to argue, but an appearance is an appearance, especially in the first year. जी I still remember I was talking to again, no names, but he had briefed Mr. Divedi, and this was about 6 months into my practice. It was a criminal narcotics matter, and I remember it because that was my first major appearance. Because मैंने केस तैयार किया हुआ था, द्विवेदी जी अनफॉर्चुनेटली उस दिन पहुंच नहीं पाए because he was busy with another matter. राइट तो हम कोर्ट के बाहर पास ओवर ले चुके थे, डिस्कशन कर रहे थे केस के बारे में, तो मैंने कहा ये पॉइंट्स हैं, हमने मिस्टर द्विवेदी के साथ ये डिस्कस किया हुआ है, तो लॉयर सेड एक काम करते हैं, अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो तुम बहस करो. तो मैं कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, मतलब यू आर 10 years माय सीनियर. कहता नहीं, तुमने उनके साथ डिस्कस कर रखा है, तुमको उनके पॉइंट्स पता है तो एटलीस्ट तुम रख दोगे. तो मैंने कहा ये बात. So that was my first major appearance where I copied and pasted what Mr. Divedi had discussed with me the previous year before the court, and incidentally the court issued notice. अरे वाह जी So that was again a great experience because Supreme Court में appearances मिलना initially is not an easy job. एक अपीयरेंस भी और दूसरा नोटिस इशू जानो उस अपीयरेंस जी हाँ, correct. Yeah, you're right. जी And from there slowly matters started coming in. अगर आज मेरे से आप पूछो कि आपके clients कहाँ से आए, आपके पास केस कहाँ से आए, जी तो frankly मुझे नहीं पता. And I'll tell you very frankly, my social skills are negligible. I'm terrible with my social skills. I'm bad with handling a client because I'm the kind of lawyer just अगर मेरे को केस में कुछ नहीं लगेगा तो मैं ब्रीफ साइड कर दूंगा, मैं क्लाइंट को बोल दूंगा सॉरी आपके केस में कुछ नहीं, आप प्लीज दे जाइए. जी And over years my juniors have told me, some colleagues have told me, yeah, how do you behave, मतलब you can't tell a client is none, he has no case. जी If I don't see a case, I don't see a case.
हाँ, I वो can't थोड़ा go to वो court and say, I think you feel ethically challenged when you tell a client this कि भाई नहीं हो पाएगा, ले जाइए इसको। no, it's not so much an ethical challenge. It's more जी, कि यार मैं इनको तो बोल दूंगा कि केस है, जी, पर कल जाके कोर्ट में क्या बोलूंगा केस में? जी, कोर्ट को तो मेरे को ही फेस करना है ना, क्लाइंट को क्या फर्क पड़ता एब्सोल्युटली। है? हुँ, क्लाइंट का केस अलाउ होगा या डिसमिस होगा, हुँ। पर कोर्ट से डांट तो मुझे ही पड़ेगी और किसी को नहीं पड़ेगी। ये क्या लेके आ So गया हमारे सामने? जी, exactly. So if I see absolutely no case in a brief, I will say so uh, हुँ, to a client or even to a lawyer who's helping me out. Of course, with a lawyer, I will be cautious enough to say it in private. So, ultimately, if a colleague, a younger colleague, is being kind to me and bringing me a case, it is very unfair to say anything negative in front of his client. जी, And that is something that again I learned from my senior. He says, see, हम सब जानते हैं हर एक केस में नोटिस नहीं हो सकता, जी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जी, अच्छे अच्छे केसेस में नोटिस नहीं होता कभी कभी। हमारा काम है केस बनाना, केस के सामने, कोर्ट के सामने रखना, पर केस में कुछ होना चाहिए। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड आपके हिसाब से, वी विल ऑफ कोर्स नेवर टेल अ क्लाइंट अपसेंट, पर आपके जी, माइंड में होता है कि हाँ इसमें कुछ है, मतलब 10% चांस है, 20% हुँ, चांस, 50%। You will keep it in your head, you will not voice it, but in your mind you know, and आपको ये भी पता होता है कि इसमें बिल्कुल ही कुछ नहीं है। अपील बहुत आती है जहाँ जजमेंट बहुत अच्छी लिखी गई होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की या हाई कोर्ट, जी, पर अपील कोर्ट में आपको पता होता है इसमें कुछ नहीं, पर क्लाइंट को अपील फाइल करनी है, किसी किसी ने अपील फाइल की है किसी लॉयर, it is most unfair to tell the client in front of that lawyer especially, or even otherwise. In the absence of the lawyer, you will not even talk to the client actually. But in front of that lawyer, you can't say कि नहीं आपके केस में कुछ है ही नहीं है, क्या फायदा। जी, Rather privately आप lawyer को बोल दीजिए इसमें कुछ chances कम है, and we will see. So really, I honestly telling you, जहाँ तक clients का सवाल है, मेरे पास direct clientele तो इतनी कम है और शुरू से इतनी कम है कि आप पूछिए मत। जी, So I have always depended on some very kind colleagues of mine who uh, take me on as their junior lawyer and let me assist them. No, I'm sure So that is when mostly how my when they practice is hand done. you over a brief, they know that it's in good hands, and I can personally vouch for your work. So that goes without saying. और इसी के साथ आपने इतनी जो बढ़िया बातें बताई द्विवेदी साहब के चेंबर से जुड़ने की कि आपको मौके भी मिले कुछ मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए, और साथ ही जब एक चेंबर प्रैक्टिस होती है तो जो आसपास के चेंबर होते हैं, जब वो एक यंग मेरिटोरियस लॉयर को देखते हैं और उसको देखते हैं मेहनतकश वो काम कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से केसेस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसकी कोई साइंस नहीं है अपने आप में, Everybody, अगर अगर देखा जाए तो। I can tell you this: everybody is watching, जी, whether you're good or bad, irrespective. But everybody is watching. जी, जी। तो इसके साथ मेरा अगला सवाल आप पे आ जाता है कि जो कोलंबिया का आपका निर्णय रहा, वो कैसे आप उस निर्णय तक आए? वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा उस 1 साल का अमेरिका में पढ़ाई करने का? और क्या आपने फ़र्क पाया एक हमारी भारतीय पद्धति में जो है पढ़ाने की और एक जो अमेरिकी पढ़ाई में जो आपने वहाँ पे देखी? See, I'll tell you, मैंने जैसे आपको बताया कि मूड कोर्ट्स में जब मैं गया इंटरनेशनल लेवल, जी, तो मैंने देखा कि वहाँ कैसे कॉलेजेस हैं, कैसी यूनिवर्सिटीज, कैसे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाई करते हैं, हाउ दे आर ट्रेन। तो मुझे उसी समय से था कि मैं मास्टर्स करने जरूर जाऊँ, चाहे वो मेरे को डायरेक्टली मेरी प्रैक्टिस में हेल्प करे चाहे ना करे। सी, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट द गोल, इट्स द जर्नी विच मैटर्स, एंड दिस वाज पार्ट ऑफ माय जर्नी। आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इट हेल्प्स मी इन माय प्रैक्टिस, आई फील इट डज, बट बी दैट एज मे, उस समय तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि ये तो मेरी प्रैक्टिस में मेरे को हेल्प करेगा। जी, पर मैंने उस समय डिसाइड जरूर किया था कि मैं करूँ, ये जरूर करूँगा एक बार, बिकॉज एक्सपीरियंस होना जरूरी है बाहर। मतलब आई ऑलरेडी गिव यू द एग्जांपल ऑफ द बिग फिश, स्मॉल पॉन्ड, जी, यू नीड टू मूव आउट। इट्स योर डिसीजन, आप चूज करेंगे आपको वापस आना है, नहीं आना है। उस आज मैं रेट्रोस्पेक्टिव में जो मर्जी कह लूँ,
उस समय तो आप फ्यूचर के बारे में सोचें, तो फ्यूचर में आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है बाहर जाके देख तो लें, हो सकता है देयर इज समथिंग बिगर आउटसाइड, जी मे बी देयर इज समथिंग मोर। हम यही सोचते रह जाए कि जी मेरा तो फिक्स्ड एजेंडा है कि मैंने प्रैक्टिस करनी है और दिल्ली में ही करनी है। व्हाई, आई मीन आई नो मेरे कोलंबिया में जो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स थे, कोई लंदन में सोलिसिटर है, कोई न्यूयॉर्क में फर्म में काम कर रहा है। उनमें से एक इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली यूएस में लिटिगेटर बना over time. He joined a corporate firm, but after 3-4 years, he moved on the commercial litigation, which is rare. I mean, it's rare for a foreign educated person to come to the US and become a litigator. But he managed. So I think उस समय 2007-8 की बात है जब मैं गया, 2 years after my practice. जी I applied to several law schools. हम सब जिन्होंने भी मास्टर्स किया अलग अलग जगह अप्लाई किया, हम सबके मोटिव्स, हम सबके डिसीजंस अलग अलग प्रेमिसेस पे बेस्ड। कोई करना चाहता था फॉर द स्टैम्प ऑफ अ मेजर लॉ स्कूल, कोई करना चाहता था टू सिंपली ब्रॉडन देयर होराइजन्स, कोई करना चाहता था टू प्रैक्टिस अब्रॉड, टू मूव अब्रॉड परमानेंटली। So different people have different reasons for doing जी this. जहां तक पढ़ाई का सवाल है, बहुत जो हम सिस्टम यहाँ फॉलो करते हैं कि आप रट्टा मार लीजिए एग्जाम में, वही नोन होते हैं क्वेश्चंस रफली 20-30 जी कई बार तो केस लॉ भी इन्वेंट हो over जाता the है। years. जी Over the years, you know, I mean, जी every university, you know, पिछले 10 साल से यही जी नॉर्मली यही सवाल आ रहे हैं, उसके मॉडिफाई करके 19-20 करके वही सवाल आए। तो you can manage with a guidebook or a small commentary, so to speak. Maybe an Avtar Singh for contract law is sufficient for giving a law school exam. But I'm sure no lawyer will read Avtar Singh and go to court. जी So, whereas जहाँ तक difference US education का है, लंदन में मैं कभी इंग्लैंड में कभी पढ़ा नहीं, you have to ask somebody else. जी But US में it's very application based. तो जो किताबें वो यूजुअली अपने फर्म्स वगैरह में पढ़ते हैं या अपनी प्रैक्टिस में पढ़ते हैं, वही किताबें आप एज अ स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। So it's no longer a question of 100 odd pages. It's a question of a few, maybe 1,000 odd for a semester. तो जहाँ आप इंडिया में आप and this is something, this I will call a flaw in the system, frankly. जी क्योंकि आप यहाँ पर 6 महीने के सेमेस्टर में या 1 साल के सेमेस्टर में, डिपेंडिंग आप क्या पढ़, आप 9 महीना तफरी मार लीजिए या 4 महीना कुछ ना करिए, फिर भी आप लास्ट के 2 महीने में कवर अप कर जाए, जी बिकॉज यू विल बी एबल टू रीड द बुक्स। वही स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सबने वही पढ़नी। और किताबें क्या, मैंने खुद किया है, मतलब देयर वर सम ब्राइट स्टूडेंट्स इन माय लॉ क्लास जिनके नोट्स में पढ़ के एग्जाम में बैठ जाए। दोज नोट्स वर वेरी गुड, so thanks to them for doing the hard work. But वहाँ यूएस पहुंचते ही, न्यूयॉर्क पहुंचते ही मुझे पता चला ये सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि there is something called what do they call it? Socrates methods of teaching जी Introductory course to जी their system, which is a 3-week course before the actual semester starts. तो आप 3 हफ्ता पहले पहुंचते एज अ फॉरेन स्टूडेंट जी कि वो इंट्रोडक्टरी कोर्स आप कर सकते। उस इंट्रोडक्टरी कोर्स की किताब रफली अबाउट 600 पेज, जो 3 हफ्ते में वो पढ़ाने वाले। मैंने कहा ये सिस्टम तो कुछ और है, उस समय तक सिस्टम का तो आइडिया नहीं था। जी
but thankfully the principles of law were same. So since the US and England both follow a common law system, so general principles of law remain the same. So thankfully वो introductory course तो निकल गया, क्योंकि basic contract law था, basic tort law था, जहाँ principles same थे जो हमने इंडिया में सीखे. Judgments फर्क थी, US judgments थी, but the basic understanding was already there. तो मैंने आराम से मैनेज. और उन 3 हफ्तों में समझ में आ गया कि यहाँ इतनी आराम से नहीं चले जितना सोचा. क्योंकि मैं ये मोस्टली सोच के गया था कि मैंने लिटिगेशन ही करना है, प्रैक्टिस ही करना है, तो आई picked courses accordingly. I picked courses like advanced contracts. I did comparative constitutional law. I did constitutional judgments. I did only one major commercial law course, which is mergers and acquisitions. But apart, and the rest I wrote papers. I did a lot of international law there. All with the bent of mind that this course will help me when I go back. See, मैं आज भी बहुत देखता हूँ कि लोग जाके करते हैं सिक्योरिटीज लॉ या करेंगे एडवांस्ड मर्जर्स. Now that, yes, that might help you today in a firm in India. उस समय तो फर्म में भी आपको नहीं काम करना, मतलब securities law, US securities law is completely irrelevant even to work in a firm in India. So I think it's not just important to do a master's, that's your choice of course. But if you do a master's, please do it in subjects which are actually going to be of some benefit to you. Otherwise, you're wasting a lot of time and money and effort. Advanced contracts is something which helped me a lot over the years, because I think every lawyer, जितने भी civil lawyers, contracts के बिना उनकी practice नहीं चलती, at least दिल्ली में नहीं चलती. So that helped me a lot. जहाँ तक system का सवाल है, वहाँ पर mostly exams भी open book होते, कोई ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मार के पहुँचना. You can take all your books. You will get a 4-hour exam and you will get 5 questions. You're welcome to consult the books, but you will never find the answer in the book. The reason is that it's an application based examination. तो हाँ, आप principle किताब खोल के पढ़ के उसको लिख सकते हैं. Judgment, nobody expects you to remember 40 judgments there. आप judgment पर उस लॉ को अप्लाई कैसे करना है, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉर्ट ऑफ अ एग्जामिनेशन. तो उस प्रॉब्लम पे लॉ को अप्लाई कैसे करना है, दैट इज द रियल टेस्ट. सो आई थिंक देयर सिस्टम इज, आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट वी मस्ट अडॉप्ट. मे बी इट्स ऑलरेडी अडॉप्टेड. मुझे लॉ स्कूल गए हुए अब 12, 13, 14 साल हो गए. इवन मास्टर्स किए हुए 12 साल हो गए. तो अब मुझे नहीं पता, हो सकता है लॉ स्कूल्स हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड दैट सिस्टम. आई डोंट नो. If they haven't, I think it's very important that they should, because ultimately पूरी किताब का रट्टा मारने से कुछ फायदा नहीं है. उस किताब को रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे करना है, वकालत तो वही है. कोर्ट जाने जैसा हो गया. जैसे आपने पहले बोला ना, कोर्ट जितना पढ़ के जाए सवाल कुछ और आ जाता है. वही ओपन बुक का भी हाल है. किताब जितनी पढ़ लें आपको अपने आप को अप्लाई करना ही पड़ेगा. बिल्कुल. फिर वहां पर ये सिस्टम है, आप पेपर्स बहुत लिखते हैं जी. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली राइट पेपर्स आफ्टर रीडिंग. सो मैं आपको एक और एनेक्डोट देता हूँ. मेरी कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास हुआ थी, एंड व्हिच वाज टॉट बाय अ फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोफेसर इन द यूएस who's written books on constitutional law, who's in fact appeared in several constitutional matters, and is mentioned in judgments of the Supreme Court there. So when हमारी छोटी सी क्लास थी, कि कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत ज्यादा लोग नहीं करते जी. तो हम 15 लोग थे उस क्लास में मुश्किल से. So it was a small class, and as luck would have it, सबसे पहला पेपर लिखने को मुझे चुना गया कि आप लिखिए. अब यूएस में
उससे पहले मैंने आज तक कोई पेपर नहीं लिखा, मतलब इंडिया में लिखा था, यूएस में आई डिडंट नो द सिस्टम सक्सेसफुल। तो पहले तो किसी यूएस स्टूडेंट से पूछा कि भाई साहब कोई पेपर लिखा है तो दिखा दो कि कैसे, मतलब चीटिंग करने की तो आदत है। जी, गाइडेंस कह सकते हैं उसको। गाइडेंस कह लीजिए, चलिए। But yes, I needed that guidance because otherwise I would be lost. तो किसी ने पेपर दिया, तो I got an we were asked to read a book which compared the constitutions of I don't remember all the countries, but Germany was there, India was there, the US was there, and there were 2 other countries. It was on the jurisdiction of the Supreme Court, and I'll give you an example. The Germany had a massive problem with their Supreme Court at some stage, where it was flooded with ordinary appeals, like our Supreme Court. And at some stage, they decided that no, we need to form a constitutional court, which will sit above the Supreme Court, and which will only hear constitutional matters. Because and interestingly, I am in the process of writing something, and that is possibly the need of the hour in India as well, according to me. Absolutely. हमारा Supreme Court भी ordinary appeals, bail applications वगैरह के साथ flooded हो गया। बहुत ही ज़्यादा जी। Result ये है कि जो actual constitutional issues हैं, उनके लिए benches ही नहीं बन पा रहे। They have gone on the back burner. But Supreme Court is required to decide those matters, not bail application. Bail application will be decided by the district court. There has to be finality. Anyway, I'm digressing. Let me come back on the topic. So we were given a full book and told you to read this in 3 days because the next class is after 3 days. And we need the paper after 3 days. So वो almost 300-400 पेज की किताब थी। अब 300-400 पेज 4 दिन में पढ़ना एटलीस्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। पर चलिए डे एंड नाइट, क्योंकि बाकी क्लासेस भी तो अटेंड करनी है, ये थोड़ी ना कि सिर्फ ये किताब। चलिए किसी तरह पढ़ के डे नाइट करके पहुंच गए, पेपर भी लिख लिया, डिस्कशन भी हो गई। There were mistakes, of course. I will not say that was an A grade paper. There were mistakes, but the professor was reasonably happy. बाद में किसी 2-3 US स्टूडेंट्स जो लोकल स्टूडेंट्स थे, उनसे बात, उन्होंने बोला कि so how did you manage? पूरी किताब पढ़ी और फिर उसको समझा, फिर जो समझ में आया लिखा उसके बारे में। So they gave me a shocked expression. Why are you so shocked? तो उन्होंने कहा you read the whole book? Yes, I read the whole book. कहता है you will not survive in this system if you start reading the whole book. I'm like, what do you mean? कहता है the idea is to skim the book, understand the concept and put that in your paper. Nobody wants your thesis because वो तो already किताब में लिखी हुई है, आपने वो फिर से क्यों लिख दी? लीजिए मैं 4 दिन पूरा किताब पढ़ के यहाँ पेपर लिख रहा हूँ और ये कहने जी। So that is the difference in the system. All this was all, in fact, I seem to have a problem with verbosity. I should have compressed this in a minute rather than 5. No, I think it's great. Yeah, but that is when I learned the system, that everything is, and I think as lawyers we over time we realize कि हर brief को पूरा नहीं पढ़ा जाता. You must know what to read. Skim through very often not just skim through. You see, of course, with experience you get to know what to read and what not to read. Right. You know this as well. Because very often a day before you will get a brief running into 4 volumes. अब वो सारी 4 वॉल्यूम पढ़ के पहुंचेंगे क्या? या तो सारे ब्रीफ आपको छोड़ने पड़ जाएंगे जी। यस, ऐसी बात नहीं है कि आप हर ब्रीफ को ऐसे कर सकते, बट विद एक्सपीरियंस यू विल रियलाइज दैट सम ब्रीफ्स
एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग कि स्टे एप्लीकेशन बहस होनी है कि मेन फाइनल अपील बहस होनी है या सूट बहस होना है, डिपेंडिंग जी स्टेज क्या है केस की, you decide what is important to be read, what is not important to be read. You read the important parts and you skim through the rest, जी, so मरीज that की you're नब्ज not देख के taking time. उसका इलाज किया जाना चाहिए। Exactly, वो इलाज आपको करना पड़े. And I think every lawyer does it. If a lawyer tells you कि मैं I do 3 to 5 cases a day and I read every single file cover to cover, he's either lying or he's a very very fast reader. Like, जी for example, if somebody like Mr. Now of course he's a Supreme Court judge, but if Mr. Arif Nariman says I've read it cover to cover, I'll believe him because he reads so fast. But that quality does not exist for all of us. जी At least I falter there. But yes, so you develop ways and means of dealing with a matter, and that's how you do it. But to answer your question कि फर्क क्या है सिस्टम में, फर्क ये है कि वो एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम है और हम एप्लीकेशन सीखते हैं जब हम प्रोफेशन ज्वाइन कर चुके हैं. दैट नीड्स टू चेंज. जी I think that's a wonderful narrative right there. How you explained कि what goes, how we have to sift the necessary from the necessary. ये बड़ी आपने बड़ी व्याख्या की इसकी. इसी के साथ मैं वापस आपको हिंदुस्तान ले आता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे आप वापस आ गए थे, आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की. आपने ये तो बताया कि शुरू में जब आपको शुरू में ब्रीफ से मिली और आपने एक बात और भी कही कि आपको आज तक नहीं पता कि केसेस कहाँ से है बिकॉज यू आर नॉट वेरी सोशल. तो मेरा दूसरा एक अहम सवाल आपसे जुड़ जाता है जो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि पैसा कैसे कमाते हैं इस प्रोफेशन में. ये एक बहुत बड़ी गुत्थी है खासकर जब हम लिटिगेशन की बात करते हैं. तो ये सवाल मैं सीधा आप तक रखता हूँ, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि कैसे पैसा कमाया जाता है. देखिए, ये आप पूछ रहे हैं तो आपको पता है पैसे कैसे कमाते हैं. पर फॉर अदर्स मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप अगर लिटिगेशन में आते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए पैसे के बारे में भूलना पड़ता है क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिटर्न्स. एक हिंदी में कहावत है, आम खाइए गुठलियां क्यों गिनते हैं. जी इस प्रोफेशन के लिए उल्टा अप्लाई करता है, गुठलियां गिन लीजिए, काम नहीं मिलेगा कुछ टाइम. तो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2-3 years money is hard to come by, जी and it's logical. You see, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे कोई लॉयर हो, वो आपको आपके फर्स्ट 5 years ऑफ प्रैक्टिस में ब्रीफ क्यों दे? ओनली बिकॉज यू विल either do it free or cheap. Even if you're good, I'm not taking away from anybody's credibility or anybody's capability. But सामने वाले को तो बच्चा ही दिखता है प्रोफेशन. जी आपको लगता होगा कि आप बहुत केपेबल हैं, आपको सब कुछ आता है, नहीं आता, दैट्स सेकेंडरी. पर जो आपके सामने आया है वो तो यही देख रहे हैं ना कि ये तो अभी 3-4 साल प्रोफेशन में आया हुआ है. तो पैसा फॉर सम टाइम, इफ यू लुकिंग फॉर मनी देन प्लीज जॉइन अ फर्म, डोंट कम इनटू दिस practice. It is a struggle every day and remains a struggle till date at times. एब्सोल्युटली कांट एग्री मोर. जी So initially of course clients भी आपको second guess करते हैं कि जी आपके फेस पे बोलते हैं, और काफी बुरा लगता था कि आपने कोई एडवाइस दी तो क्लाइंट कहता था पक्का सही बोल रहे हो, किसी और से पूछ लो. in in simple terms, this guy really thinks I'm a fool. But you live through it, जी and slowly. But the reason why you can't think of money initially is, at least अब का मुझे नहीं पता, maybe younger lawyers make a little more, I don't know. They get paid a little more by their seniors, of course. We जी weren't that lucky. But I often find, students coming in to the practice and expecting to earn at par with their colleagues in law firms. It's never going to happen. It can't. Unless, of course, आपके पास बहुत कोई major contacts है commercial world में, या
bureaucracy or something of that sort, where you see ultimately as a lawyer आपको cases का feeder चाहिए पहले. जी. अब वो feeder direct clientele हो सकता है. It can be through lawyers or smaller firms. Yeah, if you have great connections in the bureaucracy, तो bureaucrats कभी-कभी आपको refer कर सकते हैं या आपको panels मिल जाए. तो अगर आपके पास बिल्कुल शुरू में वो connections हैं, तो आपको वहाँ panel वगैरह से अच्छा पैसा मिल जाएगा, हो सकता है. But अगर आपके पास वो connections नहीं है, frankly I didn't. As I told you, I have no social skills. Till date, I've been in this practice for what, 15, 16 years now. I have not been on a single pen. I've never applied for one, never had. And again, the reason is I have no social skills. I can't cultivate clients. So that's beyond. For the most part, I mean, I have some clients. I'm not saying I'm clientless or briefless. I'm not. but I don't know how to cultivate that side, and that's a very important side. And initially, even as a litigator, litigation में भी दो चार तरीके के वकील होते हैं, and each one plays his role, and each one is equally important in the system. एक set lawyers के होते हैं जिनके social skills बहुत अच्छे होते हैं, who can develop client very well. They understand the law, they understand the facts, they can talk to the client in the client's language, that is layperson, and explain to them कि आपके केस में ये है, आपके केस में ये नहीं है, वगैरह. While dealing with the client with, so to speak, kid gloves, gently. अगर केस में नहीं है, आप वो कहते हैं ना, आप एक बात को थप्पड़ मार के भी कह सकते हैं और सलाह के भी कह सकते हैं. जी. तो प्यार से पुचकार के कहेंगे तो क्लाइंट रहेगा, नहीं तो भाग जाएगा. Then there is another category of lawyers who are great at drafting. They may not be great at arguing on that, but you read their draft and it reads like a perfect story, intermingled with facts. And then there is a third category who can deliver in court on their legs while arguing on it. Different people fall in different categories. And as I said, सारी category equally important. क्योंकि एक category के बिना category survive in any case. And importantly, this is why I like the Bombay system, or the erstwhile Bombay system. The Bombay maybe everybody started doing everything. But the Bombay system used to be great because there used to be these three categories of lawyers, and they were very strictly classified. Not legally, but आप profession join करते थे, आप खुद अपनी category पकड़ लिया कि मुझे category A, B या C में जाना, informally, and then you will develop your skills and your practice based on it. I've always felt that एक अकेला आदमी, एक litigator, तीनों काम नहीं कर सकता. जी. और करेगा तो either he will burn himself out, or he will become a jack of all trades, master of none. So, because after all, हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही, और उन 24 घंटे में आप अगर सोचते हैं कि आप क्लाइंट के साथ मीटिंग भी कर लेंगे, उसको भी केस समझा लेंगे, उससे केस समझ भी लेंगे, उसके बाद फिर ड्राफ्ट भी कर लेंगे, एनेक्सचर्स भी लगा लेंगे, फाइल भी कर लेंगे, और फिर बहस भी कर लेंगे, हो सकता है, but then the number of cases, your productivity will go down. It has to. You will be superhuman if you can manage them all. Great. There are some people who can do it. मैं नहीं कर सकता. I can vouch for that. So over time, I think everybody needs to develop their practice differently. और ये सिर्फ आप as an individual समझ सकते हैं कि आप किस area में so to speak shine कर पाए. जी. हर एक आदमी
अगर मैंने उस समय डिसाइड किया होता कि नहीं जी मैं तो चेंबर में बैठ के आई विल ट्राई एंड डेवलप क्लाइंट्स, तो आई वुड बी फूलिंग माई सेल्फ more than anything else, because I know I don't have those skills and I wouldn't be able to do it. I don't have the patience to do it, more important. Therefore I feel I some friends and colleagues who are great at doing their job, and ultimately, as I said, everything is a collective effort. We work together. If anybody feels that he can do everything himself, he's kidding himself. That's what I feel. I might be wrong, but that's been my experience. जी. So therefore, you build your practice based on what you are doing. And let's face it, 3-4 साल or at least 5 साल इस प्रैक्टिस में बिताने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि आप कौन से एरिया में अच्छे हो और कौन से एरिया में बुरे हो, क्योंकि फर्स्ट 2-3 years you will do them all. You will have to. I mean, अगर आप सोच के बैठे हो कि जी लॉ स्कूल से आप बाहर निकलोगे और आप फर्स्ट डेट बोलोगे कि मैं तो काउंसिल हूँ, मैं से बहस करूंगा, तो लोग आप पे हंसेंगे और कुछ नहीं जी. क्योंकि let's face it, I mean, why will somebody engage you to argue a case? There are far senior lawyers available. Why will? तो इनिशियली आप, एटलीस्ट मैंने फ्री में बहुत केस क्लाइंट से भी और लॉयर्स, बिकॉज आई रियलाइज कि क्लाइंट डेवलपमेंट मुझसे नहीं हो, तो आई विल हैव टू, if I want to stay in this profession, I will have to try and make my practice either by drafting matters or by arguing matters. So category A is out, B, C remains for me. तो इनिशियली किसी ने ड्राफ्टिंग करने को दी, किसी ने छोटा मोटा केस बहस करने को दिया, कुछ भूले भटके क्लाइंट भी आ गए अपने आप, तो either through reference or otherwise. And over time, some people appreciated the drafts, some appreciated that one could stand up in court and argue. And that's just how practice developed over the years. जी, इतनी बढ़िया as जी I said, आपने, शॉर्टकट नहीं है जी. कोई शॉर्टकट नहीं, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं था, जिसके लिए है लकी यू. आपने एकदम साफ बात रखी है, और जो बच्चे इसको सुन रहे हैं, जो भी हमारे यंग दर्शक हैं, उन तक मैं बात कह दूं कि देखिए, जितने भी हम वकीलों को यहाँ पे बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, सबका मेरे ख्याल से मोर और लेस ये जवाब तो पक्का रहता है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, स्पेशली हमारे लीगल प्रोफेशन में खासकर, क्योंकि इतना मंथन, इतनी चिंतन, इतनी मेहनत, और थोड़े से सफेद बाल के कहा माना जाता है, इतने बालों में सफेद ही ना है तो लोग वैसे भी आपको सिरे से थोड़ा सा कम लेते हैं, और सफेद बाल आते आते जिंदगी के 15-20 साल तो निकल ही जाते हैं, अगर आप मतलब कम से कम भी उसका एक साइड लेके चले. और हमारे प्रोफेशन में 20 साल को भी यंग माना जाता है, कि मतलब इवन इफ यू आर 40-45 यू आर अ यंग लॉयर. 50 के बाद लोग आपको शायद थोड़ा सा समझने लगे, और आपकी प्रैक्टिस थोड़ी समझ जाती है. तो ये बात जैसे कि आशीष साहब ने आप तक रखी कि देखिए कितनी मेहनत का काम है. इससे मिलता जुलता एक मैं आपसे और सवाल करना चाहता हूँ कि आप कमर्शियल लॉ भी प्रैक्टिस करते हैं, आप सिविल लॉ भी प्रैक्टिस करते हैं, आप आर्बिट्रेशन लॉ भी प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे बच्चा जो प्रोफेशन में आना चाह रहा है इन चीजों को समझे, क्योंकि सिविल की प्रैक्टिस अपने आप में बड़ी तिकड़म वाली प्रैक्टिस मानी जाती है. सालों साल हमारे देश में केस चलते हैं, एक केस की एवरेज लाइफ हम उसको मान के चलते हैं कि 15-20 साल तो कम से कम चलेगी. अगर इंसान से एक सूट डाल देता है तो उसके साथ बड़ी सारी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, जब वकील साहब का मना है, जिस पार्टी का मना है, वो घुसा देती है केस में, और वो फिर तारीखें पड़ती रहती हैं. तो ये एक बड़ी परेशानी है. इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये मेरा सवाल बतौर वकील ही नहीं, एक बतौर एक नागरिक भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी इसमें क्या मंशा है, क्योंकि आपकी 15-16 साल की प्रैक्टिस रह चुकी है, आप एक वकील परिवार से भी आते हैं, तो और सिस्टम को आप बड़े क्लोज से आपने देखा है. तो क्या हम चीजें कर सकते हैं सिविल लिटिगेशन को या कमर्शियल लिटिगेशन को टाइम बाउंड बनाने के लिए? और यही चीज हमने कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन में भी देखी कि जब आर्बिट्रेशन को लॉन्च किया गया हमारे देश में, तो इसको एज अ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉन्च किया गया विद द मोटिव कि टाइम कम होगा, चीजें जल्दी सॉल्व होंगी. लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि अगर अवार्ड मिल जाता है आर्बिट्रेशन में, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करके अगर आप कोर्ट लें, तो फिर वो कोर्ट में फंस जाता है, वो टियर सिस्टम में फंस जाता है कि कितनी देर में उसकी सुनवाई होगी, क्या होगी. तो वी अगेन गो बैक टू स्क्वायर वन. तो दो तरीके से मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ. एक, तो यंग बच्चा जो प्रोफेशन में आ रहा है, कैसे सीख सकता है वो इन चीजों के गुर, चाहे वो सिविल लिटिगेशन हो या आर्बिट्रेशन या कमर्शियल लिटिगेशन हो. और एक नागरिक के तौर पे
कि हम क्या-क्या सॉल्यूशन इसमें इजाद कर सकते हैं कि कम से कम वक्त में इस चीज को हम लोगों को जो न्याय हम दिलाना चाहते हैं, जस्टिस का जो पूरा एक सिस्टम है, वो न्याय कैसे दिलाया जाए इन टाइम बाउंड मैनर। जहाँ तक सिविल लॉ प्रैक्टिस शुरू करने की बात हुई, आप कौन सी फील्ड में घुसते हैं, लॉ इज वास्ट इसमें, जी वो आप इनिशियली आप डिसाइड करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक एनीबडी कैन चूज कि मैं ये प्रैक्टिस करूंगा या वो प्रैक्टिस। जी उसका रीजन ये है कि आई गिव यू माय एक्सपीरियंस। जब मैं कोलंबिया से वापस आया, मैंने अपनी कुछ टाइम के बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, 8-10 महीने। इनिशियली it just happened कि a friend of mine, Akshay, he started involving me in a few matters, land related. जी वहां से काम था। एक और जनाब थे जिन्होंने एक रेलवेज के कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज पे एंगेज करना स्टार्ट किया। Then incidentally there is a girl from a college, a good friend called Gitika Agarwal. I'm sure you जी know. Her father, Mr. N.N. Agarwal, he's unfortunately no more. But he was a great civil lawyer. He's he's one of the few excellent pure civil lawyers that I saw in the Delhi. He started involving me in some of his matters. तो उनके कुछ suits थे, कुछ applications थी वगैरह वगैरह. And because he was unable to come to court for various reasons, I do not know. He asked me through Gitika as to whether I would like to take on some court work for his office. So एक time था, ये about 2010 से 12 के आसपास की बात, when I was essentially working 3 offices, because occasionally I was still assisting Mr. Dwivedi. Occasionally, that was not a full time. I had long left his office, but I had my own practice, which was by that time had gone on to roughly about हफ्ते में 8-10 केस तो लग जाए, छोटे मोटे, पर whatever, उस समय वो भी बहुत लगता. And then I would spend about 3 days a week in the evening with Mr. Agarwal, understanding his matters to be argued whenever they came up. जी So my day was packed for almost 14 hours, and that did take quite a toll on me for about 2-3 years. It made me slow down after that, at least for a while. पर जो सिविल लॉ के जो नुएंसेस हैं, वो मैंने उनसे because although he couldn't come to court for whatever reason, जी he still had the experience of being a trial lawyer. बहुत साल का काम किया, जी क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, कौन सी एप्लीकेशन कब लगती है सीपीसी, उसी सुप्रीम कोर्ट में जब हम प्रैक्टिस किया करते थे. नाउ आई प्रैक्टिस लेस इन सुप्रीम कोर्ट, मोर इन हाई कोर्ट. जी सुप्रीम कोर्ट में तो बेसिकली एसएलपी आती है, तो जिसको कहते हैं ना पकी पकाड़ी खिचड़ी है, जी जाके बस बता दीजिए क्या है केस. पर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस बनता है. केस अगर और वहां गलत बन जाए तो उसको कोई नहीं सुधार सकता अपील स्टेज. जी तो आई फील एवरी लॉयर, चाहे वो क्रिमिनल लॉयर हो चाहे सिविल लॉयर, उसको ट्रायल जरूर करनी चाहिए, चाहे चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करे चाहे हाई कोर्ट में. थैंकफुली हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में पॉसिबल है कि आप सिविल कर सके जी विदाउट गोइंग टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सो वी वर लकी. और उस समय ज्यूरिसडिक्शन भी 20 लाख के ऊपर के सारे केस हाई कोर्ट आया करते थे. तो in every case, or almost every case, was more than 20 lakhs. Let's face it. So almost the entire original side jurisdiction was with the Delhi. तो वहां से सीखा कि सूट प्लेन रिजेक्शन की एप्लीकेशन कब लगी, एडमिशन पे कब हम सूट डिक्री करा सकते हैं, जी
प्रिलिमिनरी इशू क्या होता है, फाइनल इश्यूज क्या होते हैं, कौन सी स्टेज पे क्या हो सकता है। ये जो सवाल आपने मेरे से पूछा कि केस को जल्दी कैसे डिसाइड करें, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है ओवरबर्डन फॉर एवरी एंड इट्स पार्टली बिकॉज आई फाइंड लिटिगेशन जो हमारी कंट्री में relatively cheap. Relative. I'm not saying it's cheap. I'm saying it's relatively cheap. You abroad, you will not find everyone going and filing a case. They will try and settle as far as possible. Thankfully, वो system अभी हमारे यहाँ भी develop हो रहा है, mediation हो रहा है, conciliation, and success rate भी ठीक ठाक है. मतलब it's not great, but we're getting there. And part of the reason why we're getting there is the delay in the system, because clients को समझ में आने लगा है कि कोर्ट में लड़ेंगे तो 10-12 साल हो सकता है, ज्यादा भी लग जाए, 20 साल भी लग जाए. And where it's possible to settle, जहाँ the gap is small between both parties, वहाँ सेटल कर लेते हैं लोग. जहाँ बहुत ज्यादा गैप होता है या जहाँ बहुत ज्यादा एनिमोसिटी होती है, वहाँ सेटल नहीं होता. कुछ केसेस जल्दी डिसाइड हो सकते हैं by depending on the lawyer. There are enough provisions in the CPC जिनको exploit करके आप ट्रायल को कट शॉर्ट कर सकते, बट हर केस में नहीं हो सकता. इट्स नॉट पॉसिबल. देयर आर इनफ केसेस, जैसे विल की वैलिडिटी की ट्रायल हुई, या पार्टीशन में जहाँ कंटेस्टेड मैटर है, या जहाँ डैमेजेस का सूट है. Those have to be tried. There is no way that one can cut it short, like it or not. So yes, हमारे यहाँ जैसे अभी कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आया है, उसमें प्रोविजंस हैं जिसमें वी कैन सब्सटेंशियली कट शॉर्ट मैटर्स. कोर्ट्स को डिस्क्रिप्शन दी गई है कि जहां आपको लगता है चांसेस ऑफ सक्सेस आर हाई और लो, यू कैन डिसाइड इट बेस्ड ऑन चांसेस ऑफ सक्सेस, व्हिच वाज नेवर द केस. Today at a case management hearing, you can argue that there is practically no chance of a person succeeding. You can dispose of a suit based on that. पहले आपको सिर्फ केस बना के दाखिल करना था, उसके बाद तो ट्रायल ही हुआ. So things are changing. Arbitration, as we all know, time limits have been imposed. It's 1 year plus 6 months now, and extensions thereafter are granted by the court. And अब courts for the asking नहीं देते. आप extension के लिए जाइए अगर court, तो court आपसे पूछेगा कि why is it taking so long? And it's no longer for the asking. I remember जब 29A Act में initially आया था, तो कोर्ट्स में आप एप्लीकेशन लगाते थे, कोर्ट विदाउट आस्किंग any question who used to grant. But then the court started realizing that parties are coming कि हर 6 महीने के बाद तो ये प्रोसीडिंग खत्म ही नहीं हो रही, तो the entire purpose of the provision was being lost. So the courts are now monitoring it more. Arbitrators are also taking care of the fact कि इसको खत्म किया जाए, क्योंकि आर्बिट्रेटर का नाम भी सामने जाता है कोर्ट के जब आप एक्सटेंशन की एप्लीकेशन लेके जाते हैं. Arbitrators are normally either lawyers or retired judges, and nobody wants their name to go कि ये सब टाइम पे टाइम लिए जा रहे हैं. तो a sense of urgency has come. पर अगर आप मेरे से पूछें कि हर केस को 3-4 साल में डिसाइड कर दिया जाए, I don't think that is possible. Unfortunately, as I said, we are grossly overburdened. I think there is one thing that I feel that can be done, जो सिस्टम में बदलाव आना चाहिए, वो ये है कि किसी भी केस की ट्रायल जो होती है, that has to be as far as practicable day to day. And that irrespective of whether it's a criminal trial or a civil trial. Because you see, and this is just my personal view, I find that if witness statements are recorded in 2015 और फाइनल आर्गुमेंट्स 2021 में होंगे जाके, तो विटनेस का क्या डिमीनर था, विटनेस was shaking while answering, witness was lying or not, किसको याद रहे? किसी को भी. So, and those are very important
aspects of evidence which you and I both know. Hmm. Simply what the witness says आप उसको पढ़ के केस डिसाइड कर दीजिए. अब विटनेस हो सकता है बोला हो कि हाँ जी बिल्कुल सच बात है ये, पर उस समय उसकी आंखें हर जगह शिफ्ट कर रही हो कि पता चल रहा हो कि साहब ये तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है, और कोर्ट अल्टीमेटली डिसाइड कर दे हाँ उसने कहा तो ये बात सच है, तो बात खत्म हो गई. तो आई थिंक इट टेक्स अवे फ्रॉम द सैंक्टिटी ऑफ द ट्रायल. ट्रायल की सैंक्टिटी खत्म हो जाए. वही चीज अगर आप, मैं कहता हूँ आप इश्यूज फ्रेम करिए 2015 में और बोलिए कि साहब आपकी ट्रायल स्टार्ट होगी 2018 में, कोई बात नहीं, 3 साल कोल्ड स्टोरेज में केस डाल दीजिए, पर 2018 में जब स्टार्ट करिए तो आप प्लीज उसको 30 दिन में खत्म करिए एंड देन गो फॉर फाइनलाइज, सो दैट, एंड दोज आर द चेंजेस इन द सिस्टम. एंड अनफॉर्चुनेटली यू नो ये प्रोविजंस लॉ में है ऑलरेडी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए. And again, the reason is, I'm not blaming anybody. I'm saying that the system is grossly overburdened. Possibly more judges are required. Possibly, you know, we as lawyers need to stop taking adjournments. हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ. एक कोर्ट में बिजी है, दूसरे कोर्ट में जाके डेट मांग, पास ओवर मांग. But you know, over time, I think if we want the system to improve, all of us will have to change, and we will have to make this. अगर हम लोग नहीं बदलेंगे, after all, what is the system? We are the system. If we don't change, nothing is going to change. So, to answer your question, कि क्या किया जा सकता है? I think strict timelines of trial need to be set. Adjournments need to be brought down to a minimum. I'm not saying no adjournment should be granted, because you know everybody is human. हर एक को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कभी, but merely for the asking, thankfully the courts that we now practice in the Delhi High Court, the Supreme Court, it's not so simple to get an adjournment. But अगर पूरे देश की बात की जाए तो आज भी बहुत कोर्ट्स हैं जहां आप सीधा जाइए, बोलिए जी एडजर्नमेंट दे दीजिए, कोर्ट बोलेगा हाँ जी ले लीजिए, कर जाइए, चलिए हो गया. You know, I think हम सबको ये समझना पड़ेगा that we are playing, or we are dealing with the lives and properties of people, and it's not just a bunch of papers. Yes, I understand the whole objectivity argument, and I remain as objective as possible with a brief. In fact, I don't like to deal with a client because I remain objective to the brief if I don't meet him. But we must keep it at the back of our heads that ultimately this is somebody's life. And you can't, you know, tell that person कि ठीक है तुम्हारी जिंदगी तो निकल जाएगी, तुम्हारे बच्चों को जो मिलना है मिल जाए. ये गलत. कल आपके साथ और मेरे साथ भी ये हो सकता है, हमारे भी केस हो सकते हैं. कोई हम वकील जरूर है पर हम सिटीजन हैं. हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा अगर केस हो कल और हमें बोला जाए कि साहब 20 साल के बाद डिसाइड हो जाएगा, तो कैसा लगेगा? हमें आज भी ये कहना पड़ता कि साहब अगर ये कंटेस्ट हुआ तो हो सकता है 6-8 साल 10 साल लग जाए, हो सकता है. जी. Because to be honest to the truth, but knowing this, if we do nothing to change the system, then there is something wrong. I think very eloquently put, and these are such as important points to be highlighted कि हिंदी का जो सफर और जो इंग्लिश की सफरिंग है, जो जिसको हम सफर भी कहते हैं, वो एक ही हो जाता है कि केस के सफर के साथ जस्टिस सफर कर रहा है, और इसको कहीं ना कहीं हमें मिटिगेट जरूर करना पड़ेगा. और आपने जैसे कि सही बात रखी कि हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे जजेस हों, वकील हों, कोर्ट स्टाफ हो, हम लोगों को मेरे ख्याल से पहल लेने की जरूरत है. क्योंकि क्लाइंट्स हो सकता है बहाने करें, ना बहाने करें, जेन्युइन कॉज आपने बोला, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से एडजर्नमेंट कई बार ग्रांट हो जाती है, और कई बार जो इनजेन्युइन रीजन रहते हैं उसकी वजह से खारिज भी हो जाती है. लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सब स्टेक होल्डर्स को साथ आने की जरूरत है, और खासकर अब जबकि हम कोविड दौर से गुजर रहे हैं, और इसके बाद मेरे को लगता है कि हमारी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं. तो जैसा कि मैंने आपसे इस बात की व्याख्या भी की कि जो सफर और सफरिंग का जो ये पूरा मुद्दा, खासकर कोविड के दौर से जिस संक्रमण से हम गुजर रहे हैं, कोर्ट इससे छूता नहीं रहा है. जब पहली वेव आई लास्ट ईयर, जब लॉकडाउन रहा हमारे देश में, तो हमने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एम्ब्रेस करने की, धीरे धीरे
हाई कोर्ट्स, कुछ हाई कोर्ट्स, अब तो नहीं, पर काफ़ी हद तक हमारे काफ़ी हाई कोर्ट्स ने देश भर में उस चीज़ों की प्रक्रिया अपनाई अभी भी। लेकिन सेकंड वेव के बाद ऐसी शिकायतें सुनने को आ रही हैं मुवक्किलों से भी और वकील तबके से भी, कि जिस रफ्तार से कोर्ट कचहरी को काम करना चाहिए था, वो रफ्तार अभी तक पकड़ में नहीं आ रही है। इसका नुकसान मैं समझता हूँ न्याय की जो पूरी एक हमारी जो एक धारणा है उसको बहुत हो रहा है। जो अहित हम देख रहे हैं, क्योंकि चाहे आपके क्लाइंट्स, चाहे मेरे क्लाइंट्स हो, चाहे हमारे मित्रों के क्लाइंट्स हों, वो ये कह रहे हैं कि जो ऑन ब्लॉक एडजर्नमेंट्स दिए जा रहे हैं कोर्ट में, ट्रायल्स लिटरली सस्पेंड हो चुके हैं 1 डेढ़ साल से। मेरे को इनफैक्ट एक दो वेबिनार्स में टॉक करने के लिए बोला कि आप ट्रायल पे बात कीजिए, तो मैंने उनसे यही बोला कि बड़ी अजीब बात है कि मैंने खुद 1.5 साल से ट्रायल नहीं किया और मैं ट्रायल पे आप लोगों से बात करने आता हूँ, तो बड़ा अजीब लगता है। पर ये सारी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। बीच में हमने ये भी देखा कि कई हमारे जो वकील भाई बंधु हैं, वहाँ पे भी एक हमने फ्रैक्शन पाया हमारे बार में। कोई लोग कह रहे थे कि आप वर्चुअल हियरिंग करें, कोई कह रहे थे नहीं आप पूरी फिजिकल हियरिंग कीजिए, थोड़ा हम असक्षम हैं। तो मैं इसमें आपका मत जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मत के अलावा परेशानी तो हम सबको पता है, लेकिन इस प्रोग्राम का एक नजरिया ये भी रहता है कि किस तरीके से हम सॉल्यूशंस को ढूंढ सकें और उन सॉल्यूशंस को कोशिश कर सकें कि अमल में लाया जाए। तो मैं और आप ही दोनों जानते हैं कि वर्चुअल हियरिंग चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है, बकायदा गुजरात हाई कोर्ट ने तो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। लेकिन कुछ हाई कोर्ट में अभी भी ये प्रॉब्लम है कि या तो लिस्टिंग नहीं हो पा रही रजिस्ट्री से प्रॉपर, अगर लिस्टिंग हो पा रही है तो शायद जज साहब उसको सुनने में असक्षम है। तो बहुत बहुत तरह की प्रॉब्लम आई है, और ये तो मैं हाई कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। ट्रायल कोर्ट से मुफस्सिल कोर्ट्स में तो मेरे ख्याल से हालत और ज्यादा खराब है। तो इन चीजों को से हम कैसे निपटें, क्योंकि देश दुनिया की नजर इस वक्त कोर्ट पे तो एकदम टिकी हुई है। कोर्ट के आप और हम दोनों भागीदार हैं, हमारे कंधों पे, जितने हमारे वकील भाई बंधु हैं सभी के कंधों पे ये भार पहुंच जाता है इस न्याय प्रणाली का, कि कैसे इस परेशानी का समाधान लाया जाए। तो ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ आशीष साहब, कि कैसे इसको हम निपटाएं, कितनी जल्दी निपट सकते हैं। से जहाँ तक फिजिकल हियरिंग का सवाल है, मेरे ख्याल से कुछ टाइम तक ये पॉसिबल नहीं हो। जी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस उसका रीजन ये है कि हम ये एक्सपेरिमेंट एक बार कर चुके हैं। हाल ही में जन आई थिंक मार्च के आसपास, फरवरी एंड के आसपास कोर्ट खुला कुछ टाइम फिजिकल जी हियरिंग पार्शियल ऑल बीट, पर अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके दो रीजन। एज अ लॉयर मैं ये कह सकता हूँ कि मास्क पहन के प्रॉपरली बहस करना इज वेरी वेरी। जी देखिए, कहना आसान है कि मास्क पहन के आ जाइए, बहस कर लीजिए। देखिए, जो स्पेशली ये सेकेंड वेव के बाद जो अब फियर का एटमॉस्फेयर है, ऑल्दो बाहर रोड को देख के लगता नहीं है किसी को फियर है, जी पर कुछ लोगों को जरूर है। उस फियर के एटमॉस्फेयर में वकील अगर सारे आ जाए तो देखिए, हमारी हमारी तादाद भी कम नहीं। जी एंड लेट्स फेस इट, हमारा हम लोग का काम क्लाइंट्स के बिना चल नहीं सकता। आप क्लाइंट से केस समझेंगे, लॉयर से केस समझेंगे, तभी जाके कोर्ट में डिलीवर करें। जी क्लाइंट कहेगा मैं भी आऊंगा जी कोर्ट, क्योंकि बहुत होता है कि कोर्ट आपसे बोलता है कि क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लीजिए। क्या इंस्ट्रक्शन लेंगे जब क्लाइंट होगी? ऑफ कोर्स दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो काफी अरेंजमेंट्स किए गए थे, वो ग्लास पार्टीशन वगैरह लगाए गए, अभी भी लगे, जी और उससे कुछ सेफ्टी हो जाती है, श्योर। बट लेट्स फेस इट, अगर अब ये कहा जा रहा है कि वायरस एयरबॉर्न है, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, तो मैं तो कहीं सुनी पे ही जा सकता हूँ। अगर एयरबॉर्न है तो ग्लास पार्टीशन से कुछ फायदा नहीं होगा। तो मास्क इज मैंडेटरी, ऑफ कोर्स मास्क एनीवेज, बट वो मास्क पहन के आप बहस कर सकते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये भी आधा घंटा। और अगर आपको फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ जाए, दो ढाई घंटे की बहस करनी पड़ जाए, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। जी वेरी ऑफन समटाइम्स यू इवन नीड वाटर व्हाइल आर्ग्यूइंग अबाउट। एब्सोल्युटली कोर्ट को बोलिएगा 10 मिनट रुकिए, मैं पानी पी के आऊँ, तो कोर्ट बोलेगा कहाँ जा रहे हो जी ऐसा। ड्राइंग रूम थोड़ी ना आपका। प्लस आपका तो अपना फ्लो टूट जाता है। जी एग्जैक्टली, प्लस फ्लो टू। सो आई डोंट थिंक फिजिकल हियरिंग ठीक है। काफी लॉयर्स आप कह रहे हैं, क्लैमर कर रहे हैं कि, और उसका रीजन ये है कि यू नो आफ्टर ऑल सबकी प्रैक्टिस से सफर।
और उसका रीजन है कि काम कम है सबके पास, क्योंकि कोर्ट्स बंद है। कोर्ट्स बंद होंगे तो काम तो ऑटोमेटिकली कम है। तो इस एंड बाकी प्रोफेशंस का पता नहीं, पर हमारे प्रोफेशन में कोई सोशल सिक्योरिटी तो होती नहीं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज लिमिटेड। तो ऑब्वियसली 1 साल हो गया है, लॉकडाउन आफ्टर लॉकडाउन आफ्टर लॉकडाउन। बहुत ऐसे वकील हैं who are hand to mouth also जी unfortunately। तो उनकी डिमांड misplaced नहीं है। I will not be insensitive by saying कि their demands are not legitimate, but we need to find a via mean। See, डिमांड फिजिकली खोलने की जरूरत है, पर हमको कॉइन का दूसरा साइड भी देखना पड़ेगा कि अगर फिजिकली खोल दिया और इतने सारे लॉयर्स के बीच में इन्फेक्शन फैल गए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा सेकेंड वेव हम देख चुके। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, बट ऑल्सो which we require for people to take care of them। तो यस, अभी कमाई कम है काफी लोगों की, पर जो फाइनेंशियल ड्रेन कोविड की वजह से होगा वो मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाए बहुत लोगों को। कुछ लोग मैनेज कर जाएंगे जिनकी प्रैक्टिस पहले बहुत चलती थी या और अभी भी बहुत चल रही, इररिस्पेक्ट, पर बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो वी मस्ट बेयर दैट इन माइंड बिफोर वी टेक दिस डिसीजन। मेरे हिसाब से जो जो सही चीज होगी वो ये होगी कि चाहे वर्चुअल करिए, पर जो एन ब्लॉक जो डेट्स पड़ रही है उनको बंद करिए। अगर वर्चुअल में आप केस ABC ले सकते हैं तो XYZ भी ले सकते हैं। जी ये कहाँ लिखा है कि 2018 से पहले के केस नहीं लिए जा सकते। हाँ, डिजिटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, बट देन वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स दैट, बिकॉज़ आफ्टर ऑल neither you nor I nor anybody else can say कि ये वायरस हमारे बीच कब तक रहेगी और इसका इफेक्ट कब तक रहेगा। जी कोर्ट्स सालों साल बंद भी नहीं रह सकते। दे आर द थर्ड पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। सो if the courts remain shut, then you're shutting down democracy in a sense. At least access to justice is a fundamental right. We've always said that, and yet we've restricted access to justice. Unlike Article 19, Article 21 is not subject to reasonable restrictions. So I think we need to change or improve our virtual systems. हाँ, पैसा लगेगा, हाँ, human resource लगेगा, but then that's the need of the hour. If if we are saving money in X, then we must put it in Y. Let me put it this way. अगर फिजिकल खोलने के बाद हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो सकता है, हो जाए, तो इमेजिन उस पे कितना फाइनेंस लग जाए उसको ठीक करते। तो consider this a preventive measure and say कि to avoid that expense, let us invest in technology and digitize everything as far as possible and proceed virtually till we can or till we need to। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्ट्स कभी मत खोलिए, बिल्कुल खोलिए, पर इस स्टेज पे मत खोलिए कि और हड़बड़ी में मत खोलिए। ये हड़बड़ी जो है इसी की वजह से मेरे हिसाब से ये हमारी इतनी डेवेस्टेटिंग सेकेंड वेव आई, और ऑलरेडी हम सिटी को पूरी तरह से खोल चुके हैं। लोग मार्केट्स में घूम रहे हैं, लोग मॉल्स में घूम रहे हैं, लोगों को चैन नहीं है, पर the ramifications are devastating. We know that, and I think we need to understand. जहाँ तक access to justice का सवाल है, आप start taking all cases by virtual and stop putting a rule कि जी adverse order नहीं पास होगा अगर एक पार्टी नहीं। At least 70%, 60% cases में ऐसा होता है कि एक पार्टी is not interested,
क्यों वो जानती है मेरे खिलाफ है। तो अगर आपने ये रूल कर दिया कि अगर एक पार्टी नहीं आएगी तो एडवांस ऑर्डर नहीं पास होगा, तो इफेक्टिवली नेसेसरली एडजर्न 70% ऑफ द केसेस। तो सिर्फ 30% ऐसे केस होते हैं जहां दोनों पार्टी कहती हैं हम बहस करने को तैयार हैं, जो है देखा मुश्किल से, वो भी 30 भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। So these rules need to change. Move things virtually. हाइब्रिड आप करना चाहते हैं तो देख लीजिए, I am personally not in favor because logistically it doesn't work. At least I felt that if one party is virtual, one is in court, nobody knows what is happening. And secondly, it destroys the entire purpose of a virtual day. Because ultimately मैं virtual को अभी क्यों advocate कर रहा हूँ कि लोगों की हेल्थ और सेफ्टी बनी रहे जी। लेट दिस बी पास। अगर आपने हाइब्रिड कर दिया और आधे लोग आ गए तो वो पर्पस तो डिफीट ही हो गया ना। आधे आए चाहे सारे आए, आ तो गए। अब और इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉयर्स, आफ्टर ऑल हम तो लॉयर्स का सोच लेते हैं, घर बैठा रहेगा, जिसको कोर्ट आना है आ जाएगा। बट प्लीज थिंक अबाउट द पुअर कोर्ट स्टाफ। हाइब्रिड में उनको तो आना ही पड़ेगा ना। They don't have a choice. They can't do it virtually. Their salaries are limited based on whatever the government is paying them, whatever post they. If they get infected, who's responsible? Will lawyers take responsibility? Obviously not. Then they will say force majeure. हमारी गलती का, किसी की गलती नहीं। वायरस किसी की गलती नहीं, पर वायरस से बचाव जो है वो सबकी रिस्पांसिबिलिटी। While at the same time, yes, our profession, and as every other profession, needs to move forward, needs to go on. And I say, please start taking up all matters by virtual hearing. After all, every day हम arbitration में virtual cross examination कर रहे हैं जी। तो ऐसी बात नहीं है कि cross examination virtually नहीं हो सकती। थोड़ी limitations है, मानता हूँ। कोर्ट की limitations होंगी, of course, because the witness has to be kept sequestered. He has to be you have to make sure that he's not copying something from someone. Right. But those are modalities that can still be worked out. You see, what I'm saying is 2 people in a room is better than 20 people in a room. So possibly a witness can be kept with another 1 or 2 people in a large room, aired out room, and it can work. It's not impossible. But to say कि जी witness आएगा, एक वकील यहाँ से आएगा, 2 वकील वहां से आएंगे, जज साहब भी वही होंगे, कोर्ट स्टाफ भी वही होगा, आप खुद गिन लो, 10 लोग तो मैंने गिना दिया आपको। And this is provided there are only 1 or 2 lawyers on each side. हम सब जानते हैं कि हर एक केस में 4-4, 6-6 वकील आते दोनों साइड से, तो 12 तो वकील हो जाते केस। And I faced that difficulty जब कोर्ट फिजिकल खुला था। तो आप कह रहे हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, पर I am standing to do the matter. My junior colleague is standing next to me. Somebody who's briefing on the matter is standing next to me, and the client is standing next to me. तो मतलब कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग होगी इसमें? Is it possible? लॉजिकल बात करिए। तो my feeling is that we need to, at least for the time being, stick to virtual. And I think at least Delhi High Court में it has worked wonderful for those people who want to work. देखिए, जिसको काम नहीं करना वो ना फिजिकल में करेगा ना वर्चुअल। अब वो चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे जो मर्जी जी, और जिसको करना है वो फिजिकल में भी करेगा और वर्चुअल में भी करेगा। So the lack of a physical hearing is an excuse or a justification, nothing more. If you want to work, you'll work. And there are enough matters which have been heard for hours at length on virtual, and judgments reserved past. In fact, some lawyers, some judges have felt that virtual is giving them more time to be able to deliver on the matter. जी, जी। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। और कुछ लॉयर्स ये कहते हैं कि जी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। जी, वर्चुअल हियरिंग के लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? एक स्मार्टफोन चाहिए वैसे तो। एंड डोंट टेल मी कि लॉयर्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं है आज। ऐसा एटलीस्ट
दिल्ली में ऐसा कोई मुश्किल ही मिलेगा जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। जी 4G कनेक्शन सबके पास है क्योंकि इट कम्स बिल्ट इन टू योर बैंडविड्थ. जी So therefore, to say that I don't have the infrastructure is just, it's again an excuse. ये जरूर मानता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत मैटर एडजर्न हो रहे हैं और इसलिए लॉयर्स आर आस्किंग कि प्लीज आप फिजिकल खोलिए, क्योंकि व्हाट आई एम हियरिंग इज कि क्लाइंट्स आर फीलिंग कि मैटर तो एडजर्न ही होगा वर्चुअल में, फिजिकल में. जी Which is why I said right up front, this rule that matter may be adjourned or no adverse order will be passed. One party is not there. Has to go. If one party is not there, too bad. Put that at best, give him one adjournment, put him to notice, give him a court notice. कि इस डेट पे एडजर्न कर दिया, अगली डेट पे नहीं आएंगे तो ऑर्डर पास हो. आई कैन गारंटी इट. हर एक वकील, हर एक क्लाइंट आएगा, क्योंकि जब पता होता है ना कि ऑर्डर पास होगा आपके खिलाफ, तो आप कुछ भी करके कोर्ट के सामने पेश होगे, जी एडवर्स ऑर्डर नहीं लोगे. This is, I repeat myself, this is an excuse. And you know, let's face it, we've all used those excuses, possibly even me, but we need to change. That's what I do. ये आपने जी एकदम बात तो साफ रखी है, और ये जो पीड़ा आपने बताई है और एक्सक्यूज देने की जो हमारी एक मानसिकता बनी हुई है, वाकई मतलब चिंताजनक विषय है. सोचने की बात है कि हम ऐसा क्यों करते हैं. इसमें एक छोटा सा पहलू, क्योंकि मैंने आपका आज काफी वक्त ले लिया, जस्ट लेट मी जस्ट क्विकली वाइंड अप द सेशन. Sure. बट एक मैं आपसे और सवाल पूछना चाहूंगा कि दो परेशानियां हैं इसमें. एक तो कितनी जल्दी हम डिजिटाइजेशन को और वर्चुअल कोर्ट हियरिंग्स को एम्ब्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके फायदे हम सबने देखे हैं. मेरे ख्याल से नुकसान से ज्यादा हमने फायदे देखे हैं इसके डिजिटाइजेशन के, क्योंकि क्लाइंट, वकील, जज किसी भी कोने में हो देश के, वो कहीं से भी आज सुचारू रूप से अपना केस कर सकते हैं. अगर मेरे मान लीजिए 5 मैटर भी लगे एक दिन में, और मैं उसको एक क्लिक ऑफ द बटन, और अगर मेरा ब्रॉडबैंड ठीक ठाक चलता है तो उससे उसके जरिए मैं कोर्ट तक अपनी बात रख सकता हूँ. और ऐसा नहीं कि हर मैटर में मैं हर दिन फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करने होते हैं. हर मैटर की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसकी एक अपनी एक लाइफ होती है, उसका एक अपना लाइफ साइकिल वगैरह सब होता है. एक परेशानी तो ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं, एक्सक्यूज ना दें, सोचें कि इसमें सोल्यूशन कैसे निकाला जाए. दूसरी प्रॉब्लम ये जो आपने पहले भी बताई और जिससे हम सभी साझा और सहमत भी हैं इस बात से, कि पेंडेंसी की प्रॉब्लम हमारे देश में. अफोर्डेबिलिटी की तो बात है, ठीक है, वो लीगल एड भी हैं, वकील भी हैं, अब कराते हैं. लेकिन पेंडेंसी की बेसिक वजह मानी जाती है कि जो हमारी जो जुडिशरी में जो जज पॉपुलेशन रेशियो बहुत ही पुअर है, उसकी एक वजह यह है कि जो पेंडेंसी रहती है जजेस की, जो भरने की जो है नियुक्ति है उनकी, है या तो वक्त पे हो नहीं पाती. और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पिछले एटलीस्ट 20-30 सालों से हम लॉ स्कूल में थे या पहले से भी, जो फंडिंग आनी चाहिए जुडिशरी के लिए, चाहे वो लोअर जुडिशरी को लेके हो, चाहे वो हायर जुडिशरी को लेके हो, उस पर थोड़ा सा तवज्जो कम दिया गया है. तो ये दो प्रॉब्लम बन जाती है कि अगर वर्चुअल कोर्ट को आगे बढ़ाना हो तो फंडिंग कहाँ से आएगी डिजिटाइजेशन को लेके. अगर वो फंडिंग आ भी जाती है और जजेस के नंबर नहीं बढ़ते, तो भी वो पेंडेंसी वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि पहले से पेंडेंसी चली आ रही थी, क्योंकि अरबों की जनता है. इस 1-1.5 साल में हम थोड़ा और पीछे चले गए, क्योंकि जजेस उतने ही हैं, लेकिन जो केस आ रहे थे वो अटक गए. अब जो फाइल होंगे वो एड ऑन हो जाएगा. तो इस पे कुछ मैं आपको मत जानना चाहता हूँ कि कैसे हम पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को या पॉलिटिशियंस को सो से अपील करें कि भाई आप जो सबसे, जितना अहम मुद्दा डिफेंस है, उतना ही अहम मुद्दा जस्टिस भी है जनता के लिए, तो उसको कैसे उजागर किया जाए. See, unfortunately, and again, this is my personal. आप तो जानते हैं कि government is the largest litigant in this country. So it's not necessarily in the interest of the government to expedite proceedings. जो majority cases में government ही respondent होती है, at least 70-80% cases. It's also a question of priorities. You see, we unfortunately are politicians. What are politicians? Politicians across the board prioritize vote banks rather than what may be good for a country or maybe bad for a country. That is of course an important ingredient, but that's still a secondary ingredient. And that's an unfortunate statement that I'm having to make, but I have to make it because that's the truth, at least in my mind. You see, if the government
can, चाहे डिफेंस हो, चाहे हेल्थ केयर हो, आफ्टर ऑल इलेक्शंस पे हम कितना पैसा खर्च सकते हैं? जी It is massive amounts of money which is spent on elections. And yes, it is the great dance of democracy, etc. But then, as I just said earlier, access to justice is equally a part of democracy. So if we can spare enough money to finance these massive elections, even in the midst of COVID, then there is no justification to say कि जी हमारे पास access to justice के लिए पैसा नहीं, पैसा है, लगाना नहीं चाहते बात है. Also, on the question of course, I might be mistaken, I might be wrong, grossly wrong. पर मेरे हिसाब से इस वर्चुअल हियरिंग सिस्टम के पैसा बहुत ज्यादा नहीं चाहिए. आफ्टर ऑल, every second person that I see in this country can make a TikTok video with his phone, जी or इंस्टा a रील्स YouTube आजकल आ video, गई हैं. जी or get on a WhatsApp video call or whatever. Why can't run a virtual? How difficult? We're on video today. How much money have you spent to create this video? एब्सोल्युटली. Sure, I'm sure not a terrible amount. जी I've spent nothing. मैंने आपके 2 घंटे ले लिए बिलेबल्स के, उसके अलावा बाकी सब फ्री है. प्रो बोनो मैं क्या दूंगा इसको. No, but I spent. जी No, the point that I'm trying to make is that it's not such a massive task. कहने को हमने उसका हवा बना रखा है, जिसको कहते जी हैं. नहीं, हाँ, जिस चीज पे पैसा एक्चुअली खर्च होगा वो है फाइल्स की डिजिटाइजेशन. क्योंकि आफ्टर ऑल हर कोर्ट्स के पास फिजिकल फाइल्स होंगी, उन सबको डिजिटाइज करना पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्म में डालना पड़ेगा, उसकी मार्किंग की जाती है कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स में, उन सब करने में. सो वो जो खर्चा है वो भी बेसिकली एचआर का खर्चा, ह्यूमन रिसोर्स का खर्चा. Because somebody will have to physically stand on top of a machine, scan it, etc., etc. OCR scanners कुछ चाहिए होंगे, काफी चाहिए. बट जो डे टू डे रनिंग कोर्ट की होती है वो आजकल नहीं हो रही. तो अगर आप उसी का पैसा इसमें डाइवर्ट कर दीजिए, आफ्टर ऑल अगर कोर्ट फिजिकली चल रहा होगा तो उस पर खर्चा होगा ना. जी Files will have to move. One honorable judge once remarked that एक फाइल को मूव करने के लिए रजिस्ट्री से कोर्ट costs the government roughly almost 10 to 15,000 rupees. I don't know whether that statement was right or wrong. I'm not in the administration. It might be an exaggeration, but I'm sure. I think it was based on the average of how many people are getting paid on a daily basis by the court. There's court staff, there's judges, this, that, etc. So if the file comes all the way to court and the matter is simply to be adjourned, then it's a complete waste. That was the context. But all that I'm trying to say is, आज जब physical hearing नहीं चल तो वो खर्चा बच रहा है ना. एयर कंडीशनिंग पूरी बंद है कोर्ट की, जी बिजली पानी आप बच उसी रहा का है. बिल जी लगा लीजिए. पूरी नो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन कोर्ट, ऑलमोस्ट zero use of all the bandwidth which the court will normally use, because all judges are also operating mostly from home. करेक्ट. और अपने अपने कनेक्शन यूज कर रहे हैं. जी आप वही पैसा अगर डाइवर्ट कर दीजिए तो काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. एंड आई एम श्योर कोर्ट्स आर डूइंग इट आल्सो. मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट्स नहीं कर रहे, मैं नहीं जानता. एज आई सेड, आई एम नॉट इन द एडमिनिस्ट्रेशन. So I'm not. What I'm trying to get at is, it's not as if there's a lack of funds. There are enough funds. It's a question of using them judiciously to result in judicial use of time. That needs to be done, and we need, as I said, we need to get over the idea of making an excuse कि जी physical नहीं हो रही तो court नहीं चल सकता. Supreme Court चल रहा है, Delhi High Court चल रहा है, बहुत सारे other high courts have now adopted. They're working fine. जी So why can't district courts do it? District courts can also do it. So it's not impossible.
Yes, there is. I'm sure it's hard to shift over to this system. I'm sure there are difficulties being faced by the judges across the board, whether they are higher judicial officers or lower judicial officers. Makes no difference. But when you need to adapt, you need to adapt. After all, we are adapting. Whoever, in one line, let me put it this way: whoever wants to adapt can adapt. Right. Whoever doesn't want to will not make the effort. It's as simple as that. So, as I said, tweak the rules and make it mandatory. Don't make it a choice. You make it mandatory, people will do it. They'll have no choice. Simple. अब कल let me put it in the opposite way. कल अगर कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि जी कल से कोर्ट फिजिकल खुल रहे हैं और वर्चुअल बंद, आप में क्या करेंगे? एक दिन नहीं जाएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे, तीसरे दिन बोलेंगे ना तो जाना पड़ेगा, कोर्ट खुल गया, क्या करें? So you and I will then adapt to that and take the risk even of going to court. जो किया भी बीच में हम लोगों ने भी मार्च में जी हुआ तो. Exactly. So why can't somebody do it in reverse and say कि ठीक है जी फिजिकल बंद कुछ टाइम के लिए वर्चुअल ही है और आपको करना पड़ेगा. सब आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है. 100%. जी. That's what I feel. If I offend somebody with my remarks, I'm sorry, but that is my personal view. That it's not an impossible system to adapt. Please make the effort. If nothing else, for your own brethren, because after all, if people fall sick, then nobody is willing to take that responsibility. At least I refuse. And the drain on resources by becoming sick will be far greater than the lack of resources that you're facing now. Adapt to the system, make a little less for some time, and hope for a better future. That's all I think wonderfully put. इतनी बढ़िया आपने आज बातें की हमसे और इतनी सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया. मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत भी थी, इस मंथन की, इस चिंतन की हम लोग सभी को, और खासकर जो भी जुड़े, चाहे हमारे यंग दर्शक हों चाहे ओल्ड दर्शक हो, जो भी इस प्रोग्राम को जब सुने, जब भी लाइव हो, तो इस चीज़ को खासकर मद्देनजर रखें कि देखिए बहाने बनाना कोई सोल्यूशन की तरफ कोई नहीं है, जबकि वो गति अवरोधक का काम करता है, एक इम्पेडिमेंट का काम करता है. तो बहाने ना बनाए. अगर आपको काम करना है तो काम करें. काम करने के लिए दुनिया काम कर रही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस काम कर रही है, जिसके थ्रू आज हम वेबिनार के थ्रू जुड़े हैं. ये एक ऐप है, फॉरेन ऐप है, जिसके थ्रू हम सीमलेसली जुड़ पा रहे हैं. वाईफाई हम सबके घरों में चल रहा है. तो ये जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक उससे इंडिया ऑलरेडी निजात पा चुका है. 4G अगर गाँव में बैठा बच्चा टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील बना के वायरल कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता, जैसे आशीष जी ने भी बात की, कि क्यों हम बहाना बना और कहें कि कोर्ट न्याय नहीं दिला सकता, जबकि वो हमारे डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है. जब भी किसी इंसान को कोई परेशानी होती है, चाहे सिस्टम के अगेंस्ट हो, चाहे आपसी लड़ाई हो, कोई रंजिश हो, तो कोर्ट ही आके उनके दरवाजों को खटखटाया जाता है. तो मैं समझता हूँ चीजें हो सकती हैं. जैसे कि अंग्रेजी में एक और कहावत है कि those who can do and those who can't preach. So let's not preach, let's not find excuses while preaching. Let's try to do something, because Mahatma Gandhi, being father of the nation, himself being a very famous barrister and a lawyer, have said, be the change you want to see in the world. तो ये बहुत जरूरी है. और इतनी बढ़िया हमने आज बातें सीखी, लेकिन जाने से पहले एक जो हमारी औपचारिकता होती है आशीष जी, वो हम ये कहते हैं कि क्लोजिंग कमेंट्स मुझे आपसे चाहिए होंगे अपने दर्शकों के लिए. और जब मैं दर्शकों की बात करता हूँ, मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं है, मेरा मतलब उन लोगों से भी है who are young at heart and young in mind. तो आपकी क्लोजिंग कमेंट्स. Closing comments. It's like closing a final argument, but only difference is with a final argument, I'm prepared with a closing statement. Here I'm not. Well, in today's time, I can only say this, that and based on our conversation today, work hard and the results will necessarily follow. At least that's been my experience over the years. At least in our profession, I don't think there's a substitute to working. You might have the greatest gift of gab, but unless you know what you're talking about, you can do that maybe before the media or something. Can't do that before. So yes, work hard, hope for the best. We all hope for a better future in today's times, especially. And let me just put it this way: your plans for the future are for you to know and for others to guess.
and you can talk about them once that future becomes your present. Best not to talk about your future जी while you're in your past. जी I'll leave it at that. Thank you so much for coming to our program and sparing Thanks. your valuable time. आपने इतना वक्त दिया हमारे दर्शकों को और मुझको, और मैंने खुद ही कहूंगा कि लॉ स्कूल में तो जो सीखा आपसे सीखा, आज इन 2 घंटों में जो आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें की उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आखिर में जाते जाते मेरी एक अपील रहती है अपने व्यूअर्स से, अपने ऑडियंस से, कि अगर आपको हमारी बातें समझ आती हूँ, आपको हमारे इस चैनल का मुहिम जो हमने शुरू की है एक सकारात्मक सोच की तरफ लाने की, वो समझ आती हो, तो सबसे आसान तरीका है दूसरों तक इसको और उजागर करने का, फैलाने का, कि हमारे आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। Thank you, Jayant. Thank you very much for having me. Thanks.